जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और पैड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट यूनिट 6 हिंदी उपन्यास विधा के तहत जो उपन्यास पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है राग दरबारी। लेखक श्रीलाल शुक्ल जी के द्वारा रचित ये उपन्यास अपने आप में स्वतंत्रोत्तर भारत की व्यवस्थाओं पर ऐसा तेजाबी व्यंग्यात्मक प्रस्तुतिकरण करता है कि आपको एक एक परत दर परत दिखेगा ये तो समाज का यथार्थ रूप है। और शिवपालगंज को जिस तरीके से केंद्र में रखा गया है, ग्रामीण पृष्ठभूमि में यदि देखें, जैसे आप मैला आंचल उपन्यास पढ़ते हैं तो मैला आंचल में आप सिर्फ पूर्णिया बिहार की बात नहीं करते। वो मैला आंचल उपन्यास आंचलिकता के उन संदर्भों को लगभग हर एक गांव में भी वही समस्याएं हैं। 1954 में रेणु जी वही दिखाते हैं। सेम उसी तरीके से आप राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का जो उपन्यास देखेंगे तो इस उपन्यास में बिल्कुल उसी तरीके से व्यंग तेवरों के माध्यम से व्यंग विधा को अपना के एक उत्कृष्ट कृति हमें प्रदान की गई, जिसको कह सकते हैं ना कि शुक्ल जी का ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि रहा। मतलब लेखन तो उन्होंने काफी किया, पर इन सब में भी संपूर्ण रचनाओं में राग दरबारी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। और उससे भी बड़ी बात है कि ये आपकी यूजीसी नेट सिलेबस में जो 13 उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में उनमें से एक है। तो उपन्यास इस तरीके से आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है जो कि मैक्सिमम जितने भी आपके एग्जामिनेशन होते हैं कंपटीशन के, उनमें जो बहुत ज़्यादा अहम है ना, तो यूजीसी नेट ने वही रखा है। चाहे वो गोदान हो, तमस हो, मैला आंचल हो, परीक्षा गुरु हो, राग दरबारी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसमें हम साथ देंगे आपका। चैनल पे संपूर्ण वाचन जो पूरी रचना का कराया जा रहा है ना, ये चीज वाचन को आपको पूरा कंप्लीट सुनना है। यूजीसी नेट के पेपर को इस बार के पैटर्न को देखा होगा, हाईएस्ट कट ऑफ गया है 100 के रेंज में। इससे ऊपर आपको अपने टारगेट को रख के चलना है। उसके लिए जो यूनिट 6 से यूनिट 10 है उसमें हम आपका पूरा सहयोग करने वाले हैं और आपको मेरा सहयोग करना होगा। हर एक वीडियो उपन्यास को जब भी हम पूरा वाचन कराएंगे, इसके पहले आपका पहला या दूसरा वीडियो सामान्य परिचय का वीडियो आएगा। हमारा ये कहना है कि जब तक आप विषय वस्तु से, उनके चरित्रों से, उनकी महत्वपूर्ण पंक्तियों से, कथा सारांश से परिचित नहीं होंगे, तब तक आप न्याय नहीं कर पाएंगे पूरे उपन्यास से। उपन्यास को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको लाइव क्लास दी जा रही है। 6 बजे से आप जुड़ जाइएगा। आज एक क्लास हो चुका है 2.5 घंटे का। टाइम मत देखिएगा, बस ये देखिएगा कि सामने वाले ने क्या सोच के आपको 400-400 पेज के उपन्यास को पढ़ाने का बीड़ा लिया है। और मुझे सहयोग बस आपका चाहिए, आपका साथ होगा तो 13 उपन्यास बहुत अच्छे से हम खत्म करेंगे। इस उपन्यास को कंप्लीटली सुनने के बाद आपको कहीं से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। इन फ्यूचर में अगर हम नोट्स क्रिएट करते हैं तो जरूर इन्फॉर्म करेंगे, बाकी और कुछ नहीं करना है। आपको की पॉइंट्स जब आपका मूल वाचन होता रहे, तो जैसे हमने पहले में आपको 45 पेज कराए, तो आप एक काम कर सकते हो कि आपके पास वो पीडीएफ है, नोट्स है, जो भी है, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पूरा कथानक सुनने के बाद हाईलाइट कर लो या कहीं पे भी उसका ना एक ड्रॉ कर लो, मैप टाइप में ड्रॉ कर लो कि हाँ इस तरीके से शिवपालगंज में कैसे जो है रंगनाथ का प्रवेश होता है, कौन से ट्रक के माध्यम से ट्रक वाला क्या कहता है। इनको थोड़ा वार्तालाप शैली में मेरा जो पूरा वाचन है ना, उस वाचन को सुनने के बाद अपना सार निकाल लेंगे। आधे घंटे का काम लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारी जर्नी के साथ आपकी ये जो यात्रा है कितनी सुखदायी रहेगी। तो चलिए हम देखिए संपूर्ण वाचन जरूर सुने, हमने यहाँ पे कर दिया है। और एक चीज आपको ये भी बताए, यूजीसी नेट में लगातार 3 बार सफल होने का भी हो रहा है। तो सफलता सूत्र में है कि वाचन सुनना है, वाचन के साथ पीवाईक्यू के आइडिया को लेते रहना, प्लस सेल्फ शॉर्ट नोट क्रिएट करना है। अगर आप ये करते हो ना तो आपका माइंड चलता है। बाकी किसी का बनाया हुआ लेते हो वो अलग चीज हो जाता है ना, आप अपने पे काम करोगे वो बहुत बड़ी बात है। तो हम राग दरबारी उपन्यास पढ़ने से पूर्व थोड़ा-सा आपको कथा सारांश बताते हैं, ताकि आपको बहुत ज़्यादा ये लगे कि हाँ, हमें उपन्यास ये क्यों पढ़ना चाहिए। तो श्रीलाल शुक्ल जी जो है, उनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में एक रचना हम पढ़ने जा रहे हैं और इस कृति के जो लेखक हैं, उन्होंने अपने व्यापक बोध को जीवंत यहाँ पे कर दिया है। सबसे बड़ी खास बात ये है कि जो भारतीय जीवन है, उसकी पद्धति है, उसका बृहद संग्रह रूप में जो स्वतंत्र भारत, यानी आप देखिए 1968 के दौर में ये लिखा जा रहा है, यानी हमको आज़ादी तो 1947 में मिल गया। और 1947 से पहले तो हम ये आरोप लगा देते थे कि अंग्रेज हमारे यहाँ पे देश में ऐसे आए, गुलामी की जंजीरों में बांधे, तो हमें बंदर की नाच नचा रहे हैं। अब ये जब चले गए तो ये 1968 में बंदर की नाच नाच नचा कौन रहा है? राजनीतिक सत्ता के केंद्र में कौन है? वो विभत्स राजनीति के एक-एक परत को खोलने का काम श्रीलाल शुक्ल जी ने किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग उपन्यास है।
राग दरबारी के कथानक और उनके समस्त घटनाओं का केंद्र क्या है? एक जैसे आपने मेरा मैला आंचल उपन्यास सुना होगा, इसका केंद्र है शिवपालगंज। शिवपालगंज कथा का केंद्र है। घटना चक्र जो सारी घटनाएँ घटती हैं शिवपालगंज है। और जो शिवपालगंज है ना वो कोई टाउन एरिया नहीं है, शहरी एरिया नहीं है। सरकारी फाइलों में इसका नाम ये बताया गया है कि ये ग्राम पंचायत शिवपालगंज के नाम से उल्लेखित किया गया है। यानी जो शिवपालगंज है, एक तरीके से क्या है ग्राम पंचायत है। वो सरकारी फाइल में इसका नाम यही दिया गया है कि ग्राम पंचायत शिवपालगंज है। अब ऐसी स्थिति में बसा हुआ है जैसे लगता है कि मान लो कि आप कहीं पे भी जैसे टाउन एरिया में शहर में हो और शहर के बॉर्डर से जस्ट अब गाँव शुरू हो रहा है। बिल्कुल आप इसी तरीके से समझो कि शहर से लगा हुआ ये टाउन एरिया से लगा हुआ जस्ट गाँव में प्रवेश करना और शिवपालगंज का आना। तो ऐसी स्थिति में बसा हुआ लगता है कि शहर का किनारा छोड़ते ही भारतीय देहात का महासागर शुरू हो जाता है और शहर का किनारा भी दूर नहीं है, इसलिए वहाँ की परंपरा, प्रवृत्ति, संस्कार यहाँ से अछूता नहीं है। जैसे हम गोदान उपन्यास में पढ़ते हैं बेलारी और समरी, लखनऊ के आसपास, तो ये बिल्कुल समझिए कि बिल्कुल उसकी पद्धति से ऐसा नहीं कि बिल्कुल शहरी जो चीज़ें हैं उनसे बिल्कुल अलग है। क्योंकि जस्ट आप यहाँ पे खत्म हो रहा है, तुरंत ये शुरू हो जा रहा है। तो जो परंपरा है, प्रवृत्ति, संस्कार उसका झोंका आता रहता है, उसका प्रभाव दिखता रहता है। और एक चीज़ ये भी है कि जो शहर में आपकी नगर पालिका होती है, उस नगर पालिका और जो गाँव का पंचायत है, तो शहर की नगर पालिका और जो गाँव का पंचायत जो शिवपालगंज है, उनको आप देखेंगे ना तो इसकी जोड़ने वाली सड़क जो है उसी शिवपालगंज से गुजरती है। इससे ये लगता है कि दोनों का जुड़ाव भी है। अब इसपे आप देखेंगे कि सपाट गाड़ी वगैरह दौड़ता रहता है, ट्रक दौड़ रहा गाड़ी। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि उपन्यास की शुरुआत भी बिल्कुल ऐसी ही होती है कि कैसे जो है रिसर्च जो स्कॉलर जो होता है पीएचडी का, वो कथानायक जो जिस रूप में आता है, तो वो किस तरीके से शिवपालगंज में प्रवेश करने की कोशिश करता है। रंगनाथ, रंगनाथ यहाँ पे जो रिसर्च स्कॉलर होता है हिस्ट्री सब्जेक्ट से, वो इसको बताया गया होता है कि थोड़ा हवा पानी लेने के लिए आप गाँव में जाओ, तो ये जाता है। तो कहाँ जाता है? शिवपालगंज में जाता है, नहीं गाँव में अपने मामा के यहाँ जाता है। शहर की नगरपालिका और गाँव की पंचायत को जोड़ने वाली सड़क भी इसी से गुजरती है। उसी सड़कों पे आप ट्रक देख रहे हैं, जीप देख रहे हैं, दौड़ भी रहा है। ऐसा लगता है कि गाँव में भी वो जो शहरी विशेषताएँ दौड़-भाग की वो घुसी चली आ रही हैं। और गाँव विकास की इस तरह से शहरों की ओर दौड़े चला जा रहा है, इसलिए शिवपालगंज भी उसमें आप सब देखेंगे तो देहात और दोनों का मिश्रण है। और ये भी है कि शिवपालगंज में ऐसा भी नहीं कि कुछ है नहीं, पहले से थाना भी है, सिनेमा संस्कृति का प्रभाव है, आधुनिक वस्तुओं की दुकान है, तहसील है, सहकारी समितियाँ, कॉलेज है, सब कुछ है। यहाँ पे विश्वविद्यालय का जो शोध छात्र है वो भी आता है। और स्वतंत्रता भारत के यानी स्वतंत्रता यानी आज़ादी के बाद भारत के जितने भी महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो गाँव है, पुलिस है, थाना है, अफसर है, स्कूल है, विद्यार्थी, मास्टर, प्रिंसिपल, सहकारी समिति, नई पीढ़ी कुंठा है, सब कुछ यहाँ पे है। कुछ भी ऐसा नहीं कि इस गाँव में आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये कथानक देहाती समाज को श्रीलाल शुक्ल जी उद्घाटित करते हैं यहाँ पे। भारत के हजारों गांव की जो जिंदगी है ना, उस गांव की जिंदगियों की जो विकृतियां हैं, वहां की जो लुझलुझी संस्कृति और लड़खड़ाती जो सभ्यता है, उसको लेखक ने नई दृष्टि दी है यहाँ पे। ऐसा लगता है ना कि शिवपालगंज के अंचल को आप देखेंगे तो संपूर्ण भारत को ग्रामीण व्यवस्था के रूप में आप देख रहे हैं कि कैसे धूल कचरे की तरह वो उड़ेल दिया गया है। जैसे ही आप देखते हैं कि रंगनाथ जो है ट्रक से एंट्री करता है, तो आपने देखा ना कि जो वहाँ का सुबह का परिदृश्य बताया गया, स्वच्छता का क्या नज़रिया होता है, तो वो चीज़ें वहाँ पे दिखाया गया कि गाँव की यही हालात इतने खराब हैं। और फिर गाँव में आते ही देखता है कैसे षड्यंत्र है, राजनीति है, कुचक्र है। जैसे आप महाभोज उपन्यास में देखते हैं कि महाभोज उपन्यास में भी किस तरीके से चरित्र का वो किया जाता है कि जब वो बाहर से आता है रिसर्च स्कॉलर और उसको पीएचडी के लिए जो शोध कार्य मिले होते हैं, वो जब राजनीति गाँव की राजनीति में पढ़ता है तो उसे समझ में आता है कि हमारा जो रिसर्च का काम है और जो गाँव की राजनीति है, मतलब जिस पे हमें करने के लिए भेजा गया वो तो ज़मीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। और यहाँ पे बहुत सारी तिकड़मबाजियाँ आपको देखने को मिलेंगी। लैला मजनू, छाप प्रेम की कहानी, पिता पुत्र के कलह की कहानी।
और बहुत सारे आपसी कलह, शोषित, पीड़ित, दमित लोगों की करुण क्रंदन की आवाज़। एक तो सबसे बड़ी बात है इसमें कि वहाँ के लोग बड़े गर्व से ये कहते हैं कि देखो सारे मुल्क में ना शिवपालगंज फैला है और वो शिवपालगंज ना कई चीज़ों से अपने आप को घेरा पड़ा है। छल-छल की राजनीति वहाँ चल रही है। लोग जो शोषित वंचित है, करुण क्रंदन आवाज़ सुनाई दे रहा है। लोगों के हक छीने जा रहे हैं। राजनीति वहाँ तार-तार हो रही है। संपूर्ण प्रशासन के केंद्र में दुराचार प्रवृत्ति है वहाँ पे। और क्या वहाँ के लोग खुशी से कह रहे हैं कि यही शिवपालगंज तो हर जगह बसा है। आप ये संवाद देखेंगे रूपन जो है उनका वैद्य जी का छोटा लड़का, ये संवाद जो स्थापित करता है रंगनाथ से कहता है, "कहाँ भागोगे भैया तुम रिसर्च स्कॉलर हो, कहाँ भागोगे? ये जिस चीज़ से तुम भाग रहे हो, तुम्हारी किताब में ये नहीं लिखा है, पर धरातल में यही चीज़ है, रियलिटी समाज की यही है, इसको फेस करो।" तो इस प्रकार राग दरबारी का दरबार ना शिवपालगंज में जुटा पड़ा है। वहाँ सब कुछ आपको दिखेगा, सिवाय एक चीज़ के, मानवीय अच्छाई नहीं दिखेगा। तो थोड़ा बहुत सारांश आपको हल्का-फुल्का समझ में आया? थोड़ा हम आगे ये करते हैं ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़े क्योंकि आप वन लाइनर खोजते हैं ना और मैं वन लाइनर पे थोड़ा कम भरोसा करती हूँ, फिर भी हमने सारे पॉइंट्स आपके कवर किए हैं। श्रीलाल शुक्लकृत राग दरबारी हिंदी साहित्य के अमर उपन्यासों में से एक है ना? और पूर्णतः ये व्यंग्य शैली में है, जिसमें हास्य कपूट है, पढ़ने में बहुत एन्जॉय होता है। आप जब क्लास लेंगे आपको पता चलेगा, मुझे खुद बहुत हँसी आ रही थी पढ़ के और कई बार की ये भी नज़र आता है। उपन्यास स्वतंत्र भारत की ईमानदारी जो है, नैतिकता है, न्याय है, शिक्षा व्यवस्था, उसकी खुलेआम धज्जियाँ उड़ा रहा है। इस उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को प्रकाशन के अगले वर्ष ही 1969 में ही जब ये 1968 में आता है ना, जस्ट उसके 1 साल बाद ही इनको साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता है। और ये रचना आज भी प्रासंगिक है, ये बहुत बड़ी बात है। राग दरबारी जो है कितने अंशों में है? 35 अंशों में। 5 तो हम लोगों ने कर लिया। तो राग दरबारी 35 अंशों में विभक्त है और किस शैली में लिखा गया? रिपोर्ताज शैली में। राग दरबारी उपन्यास का महत्वपूर्ण उपन्यास है जो पूर्णतः व्यंग्य शैली में लिखा गया है। लेखक शिवपालगंज नामक गांव के माध्यम से स्वतंत्रोत्तर भारत की शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था आदि की कलई खोलकर रख देता है। व्यंग्य शैली में होने के कारण आपको बीच-बीच में हँसी मजाक और रोना-धोना दोनों का अनुभव होगा। और जो व्यंग्य किया गया ना बड़ा धारदार पैनी दृश्य किया गया है मनोरंजन के साथ। आपको हँसी भी आएगी और करारा चोट भी लगेगा। जैसे मैं पहला अध्याय इसका पढ़ रही थी, तो उसमें क्या बोला गया है कि जो ये वर्तमान शिक्षा व्यवस्था ना रास्ते में पड़ी कुतिया के समान है। अब इस पे गंभीरता से आप सोचेंगे तो ऐसा लगेगा श्रीलाल शुक्ल जी ने मजाक तो नहीं किया है। व्यंग्य के माध्यम से उन्होंने करारा कुठारा घात किया है शिक्षा पद्धति पे जो कि यथार्थ है। आदर्शवाद का चोला नहीं पहना उसने। धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, वंशवाद, जातिवाद क्या नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर देखिए जो पात्र में मुख्य पात्र और गौड़ पात्र दोनों ही होते हैं और मुख्य पात्र के नाम पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। इस उपन्यास में मुख्य पात्र हैं वैद्य जी, है ना? जो वैद्य जी हैं इनके संबंध में बात करें तो ये है गाँव की केंद्रीय सत्ता के प्रतीक। जो गाँव की राजनीति का अगर मास्टरमाइंड है, पूरे एक व्यक्ति से पूरा गाँव संचालित होता है, तो एक केंद्र में है वैद्य जी। और इनके 2 बेटे हैं यानी वैद्य के एक बद्री पहलवान करके बेटा है, एक रूपन बाबू करके है। ये दोनों बेटों में अगर वैद्य का बेटे को देखेंगे ना तो इनके 2 बेटे हैं यानी बद्री जो है, बद्री इनका बड़ा बेटा है जो कि पहलवान है और जो रूपन बेटा इनका होता है ना वो छोटा बेटा है। और जो बद्री है ये अपने शरीर को सुगठित बनाने के कार्य में अभ्यस्त होता है, तो बेसिकली ये अपनी पहलवानी पे ध्यान देता है। और जो रूपन होता है ये वैद्य जी के छोटे बेटे और कई वर्षों से जो 10वीं क्लास है यहाँ पे जो छंगामल इंटर कॉलेज है ये बार-बार फेल होता रहता है, छात्र नेता भी वहाँ का बना है और एक तरीके से वहाँ से निकलना भी नहीं चाहता। रंगनाथ जो यहाँ पे आता है, रंगनाथ की एंट्री जो होती है वो एक रिसर्च स्कॉलर पीएचडी का होता है और इतिहास से एमए करके लगभग वो 5-6 महीने के लिए छुट्टी पर कहाँ पे आता है, तो सिपालगंज आता है अपने मामा के यहाँ, यानी जो वैद्य जी हैं इनके यहाँ पे आता है। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी ऊपर आप देख रहे हैं जिनका भी हम अभी बता रहे हैं आपको, छोटे पहलवान जो है ना, ये जैसे इनका जो बेटा बद्री होता है, बद्री का पहलवान किसी से करके छोटा पहलवान होते हैं। ये गाँव की राजनीति में सक्रियता रखने वाले होते हैं और अपने पिता से बहुत बदतमीज़ी करने वाला इंसान होता है। प्रिंसिपल साहब इनके बारे में जब हमने पहला ही अध्याय आपको पढ़ाया तो पहले से 5वें अध्याय के बीच में प्रिंसिपल साहब
की आपने देखी होगी कि ये पूरी तरीके से चाटुकार व्यक्ति है। और प्रिंसिपल देखिए किसकी चाटुकारिता करता है, वैद्य जी की चाटुकारिता करता है। और जो इनके यहाँ पे ब्रिलियंट माइंड होता है, उनका ये बिल्कुल योग्य लोगों को तिरस्कृत नज़र से देखता है, चाहे वो इनके यहाँ खन्ना मास्टर हो। उनको बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। तो छंगामल इंटर कॉलेज का प्रचार है और अपने आप को नहीं कहता कि हमसे पहले तो कितने लोग कॉलेज में आ गए पर किसी ने कुछ किया, हम तो अच्छे खासे वारे न्यारे कर दे रहे हैं, मतलब कि पैसे इधर के उधर लगा के अपने कार्यकाल में हम कितनी चीज़ों की व्यवस्था करा दे रहे हैं। और इसके पीछे एक चलता रहता है इसका चापलूस कलर। खन्ना मास्टर देखिए इनके यहाँ पे छंगामल इंटर कॉलेज में तो कई मास्टर हैं, लेकिन खन्ना मास्टर जो है ये कौन सी चीज़ों को पढ़ाते हैं, आपको ध्यान देना है कि छंगामल इंटर कॉलेज में इतिहास के अध्यापक के तौर पे खन्ना मास्टर हैं। मास्टर मोतीराम, मास्टर मोतीराम छंगामल इंटर कॉलेज में अध्यापक हैं। साथ ही ये अट्टे जो है आटा चक्की का काम करते हैं। कौन? मास्टर मोतीराम। आटा चक्की चलता रहता है। ये आटा चक्की ने तो बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय को जो उन्हें 5 तक के अध्याय में देखा कि किस तरीके से क्लास चल रहा है। कोई बच्चे इनसे क्लास में क्वेश्चन पूछता है कि हमको टॉपिक पूछता है कि ये चीज़ समझा दीजिए, तो ये उसको टॉपिक समझाने के बजाय इनका भग-भग का आटा चक्की का आवाज़ आता है, पूरा ध्यान इनका रहता है उधर। सनीचर करके है और जोगनाथ, जोगनाथ क्या है? वहाँ का स्थानीय गुंडा है, हमेशा वो नशे में धुत रहने वाला है। सनीचर असली नाम इसका मंगलदास है, वैद्य जी का नौकर है और उपन्यास के अंत में प्रधान बनाया गया है, इसको सनीचर को बनाया गया है। लंगड़ कौन है? तो भ्रष्ट व्यवस्था शिकार देखेंगे तो भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार यहाँ पे लंगड़ है। बेला गयादीन की कुंवारी लड़की है जो कुंवारी रहकर वैवाहिक जीवन का आनंद ले रही है। तो नायिकाओं में एक बेला का ही नाम आता है पूरे उपन्यास में, अगर देखेंगे तो इसको ध्यान रखना है। ये वहाँ पे जो गयादीन उनकी कुंवारी लड़की है, कुंवारी रहकर भी अपने जीवन का आनंद वो लेती है। अच्छा, ये रमादीन भीख मखेड़वी करके है ना, इनको ये अफीम का कारोबार करते हैं और वैद्य जी के विरोधी हैं। कौन? रामादीन है, इनको ध्यान रखना है। बाकी जो गौड़ पात्र हैं उनमें काफ़ी लोगों का नाम है, जैसे कालिका प्रसाद आते हैं, कुशहर प्रसाद, गयादीन पंडित, पंडित राधेलाल, शत्रुघ्न सिन्हा, रिपुदमन, सर्वदमन सिंह, डॉक्टर बलराम सिंह। अब विशेष तौर पे अगर देखें तो यहाँ पे कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति एवं ग्रामीण करुड़ाई जीवन, दो चीज विरोधाभास है कि कस्बे के जीवन को एक तरीके से शिलाल शुक्ल जी ने व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति दिया है और जो ग्रामीण करुड़ाई यानी लोग का जो गांव का करुड़ क्रंदन है, उनके जीवन की भी आलोचना की है। और एक तरफ तो आप पात्रों के तौर पे ग्रामीण में देखें, वैद्य है, रूपन है, सनीचर है, जोगनाथ है, इनकी जो लैंग्वेज है ना वो गांव से रिलेटेड है। जब वहीं पे आप शहर में आते हैं तो वो रंगनाथ, उसकी भाषा में आपको बौद्धिकता दिखेगी। और यहाँ पे शराबी जुआरी की भी अपनी गंवई भाषा है। और आप देखते हैं कि जो चंगामल इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल है वो तो बात बात पे अवधि में तब्दील हो जाता है, गालियाँ बकना हो, कुछ भी करना हो। और खासियत ये है इस उपन्यास में ना कि आपको लोक जीवन के बहुत शब्द मिलेंगे। लक लक, चकाचक, फंटूस, खरदूस, टिड़ी बिड़ी, कल्लाना, लुलुआना, कुकुरहावा, चिड़ी मार कहते हैं। एक तरीके से जो पैसे वैसे उड़ाने वाले चिड़ी मार भी कहते हैं, है ना। चुर्रा, ठड़काना, ये सब भी आता है। और पूरे उपन्यास में आपको कुछ लोकोक्तियाँ वगैरह देखने को मिलेगी। तो बहुत ही दिलचस्प अंदाज में इस उपन्यास को जो है इन्होंने शिलाल शुक्ल जी ने व्यंग के तरीके से रखा है। जैसे ये कहते हैं कि तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, या हर साग पर उल्लू यहाँ पे बैठा है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, आग खाएगा तो अंगार हो ही जाएगा, मुंह में राम बगल में छुरी, अंधों में काना राजा, है ना। और फिर कहते हैं हमारी ही पाली लोमड़ी हमारे ही घर में हुआ। इसके बाद देखिए कथासार में देखें तो इस उपन्यास की कहानी जो है वो किन्हीं मुख्य किरदारों के इर्द गिर्द नहीं घूमती। उपन्यास में आपको बहुत सारे पात्र हैं और सबकी अपनी अहमियत है। गांव की राजनीति मुख्य तौर पे दो ध्रुवों पर केंद्रित है। एक है कि वैद्य जी हैं और दूसरे हैं रामधीन है। तो एक तो वैद्य जी हो गए, दूसरे रामाधीन भीखम खेड़वी हो गए। वैद्य जी यहाँ पे बड़े चालाक होते हैं, चालाक हैं, चतुर हैं, है ना। और बहुत ही कुटिल पात्र है यहाँ पे। वो अप्रत्यक्ष ही सही पर गांव के कॉलेज और कोऑपरेटिव पर कब्जा जमा के बैठा है और उसका दो पुत्र है। तो वैद्य जी की चालाकी आप देखते हैं ना कि मतलब दुनिया में समझो कि चालाकी बहुत बड़ी चीज है। मतलब वो व्यक्ति को आप देखते हो कि पूरे गांव के कॉलेज पे कोऑपरेटिव का कब्जा जमा के बैठा और अपने पुत्रों को भी एक तरीके से शैक्षिक मामले में लोग बहुत आगे नहीं है। पर आप देखिए रंगनाथ के आगे इनका छोटा बेटा रूपन कैसे मतलब बढ़ चढ़ के बात करता है। तो बड़ा बेटा तो पहलवानी कर रहा है और इनका छोटा जो रूपन है वो कई साल से 10वीं में फेल हुए जा रहा है, छात्रों के बीच नेता बन के बैठा है। और रंगनाथ जब इनका भांजा आता है तो वो आता है जब शिवपालगंज आता है तो एक किताबी आदर्श लेके आ जाता है। और जो किताबी आदर्श लेके वो गांव पहुंचता है तो गांव में देखता है कि यार हम जो पढ़ रहे हैं और जो धरातल पे है इसमें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और धीरे धीरे उसका सामना पुलिस तंत्र, न्याय तंत्र, शैक्षिक तंत्र और सामाजिक तंत्र में व्याप्त बुराइयों से होता है। रंगनाथ ने अप्रत्यक्ष रूप से बेईमानों के विरुद्ध लड़ने के लिए एक पक्ष को उकसाया भी, पर उसकी कोशिश सफल नहीं हुई।
और उसने भी हार मान ली और गाँव छोड़कर जाने का फैसला लिया। इसी प्रसंग में एक पात्र ये कहता है कि भाई जाओगे कहाँ? ये देखिए बहुत बड़ा व्यंग था कि अगर मान लीजिए कि हम किसी चीज़ से भागना चाह रहे हैं कि नहीं हम इस जगह पे नहीं रह सकते। रंगनाथ की स्थिति यही हो गई, रिसर्च स्कॉलर है, पढ़ा-लिखा व्यक्ति, वो वहाँ की राजनीति से ये लग रहा था कि यार ये सिपालगंज में ऐसी बात है कि सभी जगह है। तो यहाँ पे देखिए लेखक ने कहा कि जाओगे कहाँ बच्चों? तुम जाना चाहते हो ना यहाँ को छोड़ के, लेकिन हर जगह तो बेईमान है, भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस बात से लेखक ने ये संकेत किया है कि देश भर में न जाने कितने ही ऐसे सिपालगंज भरे पड़े हैं। इस उपन्यास में राग दरबारी से मतलब है कि वैद्य जी की बैठक केवल उन्हीं का राग ना होकर समूचे देश के प्रमुख सत्ता प्रतिष्ठानों का भी राग बन गया है, जिसमें राष्ट्रीय या प्रजातंत्र में पंचायत, ग्राम सभा, सहकारी समितियों के चुनाव में हथकंडे से लेकर जो है गुटबंदी, तिकड़मबाजी, शोषण, उत्पीड़न, ये सब चौतरफा आपको व्याप्त दिखता है। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट आपको उद्धरण नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि एक जो सिस्टम होता है पढ़ाने का उसमें आपका क्या आता है। सबसे पहले हमने कथा सार से थोड़ा सा आपको परिचय करा दिया। अब हम जो भूमिका है, भूमिका से क्वेश्चन आते हैं वो बताते हैं। थोड़ा बहुत आपने पात्र परिचय भी ले लिया, प्रमुख पंक्तियां बिल्कुल लास्ट में बताई जाती है। तो एक बार हम प्रमुख पंक्तियों पे आने के पहले जो है यहाँ पे देखते हैं ये आपका श्रीलाल शुक्ल का। और ये ध्यान रखिए मेरे जितने भी प्रिय श्रोतागण साथी हैं उनको ये ध्यान रखना है कि मैंने ये बेड़ा उठाया कि आपको उपन्यास कराएंगे तो उसमें कुछ भी आपको छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए हमने बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति को अपनाते हुए सबसे पहले सामान्य परिचय देने का वीडियो का वादा किया है। तो सामान्य परिचय आपके रिवीजन के पर्पज से सारे की कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से करेगा। और मुझे लगेगा कि अगर उपन्यास के लास्ट में जब हम अपने खुद के सेल्फ नोट्स क्रिएट कर पाएँ तो सेल्फ समराइज नोट्स एक बार आपको जरूर कराएंगे, उसका भी इंतजार आप करिएगा, उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन जो आपका सामान्य परिचय है और जितने भी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे वाचन वाला, प्लीज उनको सुनिएगा, फिर आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, क्योंकि एनटीए का नहीं इतना पैटर्न चेंज हुआ, 100 क्वेश्चन पे जाके आप जारप मार रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि आपकी स्थिति कितनी ज्यादा चेंज होनी चाहिए इस एग्जाम को लेके। तो उतनी ही गंभीरता दिखानी है, ना इधर ना उधर करना है, बिल्कुल टू द स्टिक रह के अपने आप को बिल्कुल फोकस्ड हो जाना, अंडरग्राउंड हो जाना है, बस इतना समझिए। देखिए श्रीलाल शुक्ल का इस तरीके से चैप्टर में आप शुरू में देखते हैं इनका परिचय दिया गया क्योंकि जो लिखने वाले हैं कम से कम उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये है 31 दिसंबर 1925 को लखनऊ जनपद यूपी के अतरौली गांव में श्रीलाल शुक्ल जी का जो है जन्म हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था। इनकी कृतियों में कुछ इंपॉर्टेंट है, सूनी घाटी का सूरज, कुछ बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, सूनी घाटी का सूरज है, राग दरबारी तो इम्पोर्टेंट है, आदमी का जहर करके सीमाएं टूटती है, मकान करके उपन्यास पहला पड़ाव, मतलब मकान करके रचना है, पहला पड़ाव है, विश्रामपुर का संत उपन्यास करके है, ये घर मेरा नहीं, सुरक्षा और कहानियां, इस उम्र में कहानी, अंगद का पाँव, यहाँ से वहाँ, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं करके है, खबरों की जुगाली, उमराव नगर में कुछ दिन, कुछ जमीन पर कुछ हवा में, आओ बैठे ले कुछ देर, अगली शताब्दी का शहर, जहालत के 50 साल व्यंग, आगे कुछ रंग कुछ राग, कुछ साहित्य चर्चा भी, आलोचना भी, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, बिनी नवन, श्रीलाल शुक्ल, संचयिता संचयन, बब्बर सिंह और उनके साथी, बाल साहित्य। अनुवाद में देखेंगे, अनुवाद है पहला पड़ाव, अंग्रेजी में अनुदित और माकान बांग्ला में है। तो पहला पड़ाव अंग्रेजी में अनुदित और माकान करके बांग्ला में है। राग दरबारी यदि देखेंगे यहाँ पे, देखिए पहला पड़ाव हो गया है ना। राग दरबारी सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं सहित अंग्रेजी में है। प्रमुख सम्मान के तौर पे देखें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, पद्मभूषण सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का गोयल साहित्य पुरस्कार, लोहिया अति विशिष्ट सम्मान, मध्य प्रदेश शासन का शरद जोशी सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, और निधन इनका 28 अक्टूबर 2011 को होता है। अब यहाँ पे देखिए प्रस्तावना से जिस तरीके से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, तो प्रस्तावना का एक एक बिंदु आपको बहुत ध्यान से देखना है कि आखिर राग दरबारी लेखन में जो चुनौतियां आई, समय है, क्या क्या चीजें इन्होंने लिखा है। प्रस्तावना किसी चीज का सार होता है जिससे आप पूरे विषय वस्तु से अच्छे से परिचित हो पाते हैं। तो राग दरबारी का लेखन जो है 1964 में लेखक ने शुरू कर दिया था, लेकिन इसका अंतिम रूप देते देते 3 साल बाद 1967 में जाके यानी 1967 में ये कंप्लीट करते हैं और 1968 में इसका प्रकाशन होता है और 1969 पर इस पर मुझे साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। तो 64 के अंत में शुरू हुआ, 1967 में समाप्त हुआ, 1968 में प्रकाशन हुआ, 1969 में इस पर मुझे साहित्य अकादमी मिला। तब से अब तक इसके दर्जनों संस्करण पुनर्मुद्रण हो चुके हैं। 1969 में ही एक सुविख्यात समीक्षक ने अपनी बहुत लंबी समीक्षा इस वाक्य पर समाप्त की, अपठित रह जाना ही इसकी नियति है। यानी क्या बताया
64 में कुछ शुरू होता है, 67 में कंप्लीट होता है, 68 में प्रकाशन में आता है और इतना प्रभावशाली उपन्यास है कि जस्ट आप देखो कि 1 साल बाद साहित्य अकादमी से नवाजा जाता है। और ये भी नहीं, 1-2 रचनाओं के रूप में इसको मतलब पुनः प्रकाशित दर्जनों संस्करण और पुनर्मुद्रण हो चुके हैं। इससे आप इसकी प्रसिद्धि, इसकी ख्याति का आधार पता कर सकते हैं और कहते हैं कि इस वाक्य पर जो है इसका समीक्षा भी लास्ट लास्ट में होता है कि अपठित रह जाना ही इसकी नियति है। दूसरी ओर इसकी अधिकांश समीक्षाएँ मेरे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक सिद्ध हो रही हैं। कुल मिलाकर हिंदी समीक्षा के क्षेत्र में ये तो बहुत ही स्पष्ट हो गया कि एक ही कृति पर कितने परस्पर विपरीत विचार एक साथ फल फूल सकते हैं। उपन्यास को एक जनतांत्रिक विधा माना जाता है। जितनी भिन्न-भिन्न मत वालों, समीक्षाओं, आलोचनाओं इस उपन्यास पर आए हैं, उससे ये तो प्रकट हुआ है कि यही बात आलोचना की विधा पर भी लागू की जा सकती है। जो भी हो, यहाँ मेरा अभिष्ट अपनी आलोचनाओं का उत्तर देने या उनका विश्लेषण करना नहीं है। दरअसल मैं उन लेखकों में नहीं हूँ, जो अपने लेखन को सर्वथा दोष रहित मानकर सीधे स्वयं या किसी प्रायोजित आलोचक मित्र द्वारा बताए गए दोषों का जवाब देकर विवाद को कुछ दिन जिंदा रखना चाहते हैं। मैं उनमें हूँ जो मानता हूँ कि सर्वथा दोष रहित होकर भी कोई कृति उबाऊ और अस्तरहीन हो सकती है, जबकि कोई कृति दोषयुक्त होने के बावजूद धीरे-धीरे क्लासिक का दर्जा पा सकती है। दूसरे, मैं प्रत्येक समीक्षा या आलोचना को जी भरकर पढ़ता हूँ और खोजता हूँ कि उससे अपने भावी लेखन के लिए कौन सा सुधारात्मक अनुभव प्राप्त कर सकूं। राग दरबारी की प्रासंगिकता पर साक्षात्कारों में मुझसे बार-बार यही पूछा गया कि ये सही है कि गांव की राजनीति का जो स्वरूप यहाँ चित्रित हुआ है वो आज के राष्ट्रव्यापी और मुख्यतः मध्यम और उच्च वर्गों के भ्रष्टाचार और तिकड़म को देखते हुए बहुत अदना जान पड़ता है और लगता है कि लेखक अपनी शक्ति कुछ गंवारों के ऊपर जाया कर रहा है। पर जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन है, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता, वैसे वैसे आज से 40 वर्ष पहले का ये उपन्यास और ज्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। कम से कम सामान्य पाठकों और अकादमी संस्थानों में इसका जैसा पठन पाठन बढ़ रहा है, उसे तो यही लग रहा है। इसके प्रकाशन के कितने 40वें वर्ष पे राजकमल प्रकाशन ने बिल्कुल नए स्वरूप में इसका संस्करण निकाला। इसके लिए उक्त प्रकाशन के कौन है, श्री अशोक महेश्वरी की प्रति जो है धन्यवाद ज्ञापित किया जा रहा है और ये प्रयास है पाठकों के लिए और विशेषता नए पाठकों के लिए। श्रीलाल शुक्ल जी ने ये लखनऊ 17 मई 2007 तो इस तरीके से इन्होंने प्रस्तावना पे साइन किया है। क्योंकि आज तक देखिए आजकल जो है क्वेश्चन ना आपके प्रस्तावना वगैरह से बहुत डेप्थ में जाके पूछ रहे हैं, इसलिए बिंदुवार आपको चीज़ों को जो अपने लिए काम का उसको नोट कर लेना है। अब आपके लिए एक बहुत अच्छा उपन्यास है, ये किसी का मेहनत का प्रतिफल है यहाँ पे जो हम आपके सामने जो है किसी ने बहुत मेहनत से वो किया है, तो आप उनके भी शुक्रगुजार होने चाहिए क्योंकि आगे नोट्स मेरे आएंगे लेकिन अभी हम उस चीज़ को नहीं करा पा रहे हैं। पर समय हम लोगों के पास कम है, तो जिससे चीज़ों को ले सके हमें उनसे सीखना चाहिए, उन्हीं का धन्यवाद करना चाहिए। ये उपन्यास के कुछ की पॉइंट्स है, एक स्टूडेंट का नज़रिया कि हमें किन चीज़ों को महत्व देना चाहिए। हम बहुत अच्छे से इसको फटाफट आपको बताने की कोशिश करेंगे। इनमें सारे मैक्सिमम पॉइंट को कवर किए गए हैं, छोड़ा कुछ नहीं गया है और काफ़ी पेजेज में है ये। देखिए जब आप 1968 में इस उपन्यास को देखते हैं, श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास, तो इसमें राग दरबारी का लेखन 64 के अंत में शुरू होता है और 67 में ये समाप्त होता है। ठीक है, अब इसका प्रकाशन अगर देखिए 1968 में आ गया साहित्य अकादमी के लिए, क्योंकि इतना प्रभावशाली था साहित्य अकादमी में मिल गया। अब इसमें राग दरबारी में एक चीज कहते हैं कि कल का यथार्थ था, शायद तब लोगों को उसमें कल्पना की अधिकता ज्यादा लगी हो, लेकिन जब आज का आप भ्रष्ट समाज यानी आप जब 2024 में आप बैठे हो हम पढ़ रहे हैं, तो पहले तो हमने कहा कि 1947 से पहले हम पे अंग्रेजों ने राज किया, तो उन लोगों ने हमारे साथ बहुत जाति की। अच्छा ठीक है, मान लो 1947 से पहले ब्रिटिशर्स ने जाति की, तो 47 में सत्ता केंद्र हमारे भारतीय लोगों के हाथ में आ गई। फिर हमारे जो उत्पीड़ित भाई बहन है, दबे कुचले या हमारे यहाँ पे वर्ग दंश जाति का ऐसे स्तरों पे लोगों को जो है एक तरीके से दोयम दर्जे का व्यवहार का शिकार होना पड़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तब तो उनके साथ नहीं होना चाहिए। उनका अपना देश, उनके अपने लोग अब सत्ता के केंद्र में है, क्यों भ्रष्टाचार की व्याप्ति सर्वव्यापी है? इसका मतलब सत्ता का हस्तांतरण जरूर हुआ, लेकिन सत्ता के हस्तांतरण के साथ हमारे जो लोग थे, यानी जो चीज पहले ब्रिटिशर्स के हाथ में था आज वो हमारे लोगों के है, तो वही लोग सत्ता के केंद्र में बैठ के पूरे गांव को नचा रहे हैं। जो सिपालगंज के केंद्र में वैद्य जी को आप देख सकते हैं, रंगनाथ जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति कठपुतली की भांति वो देख रहा है कि ये लोगों ने तो तमाशा बना रखा है। एक ड्राइवर आके थूक के चला जाता है और आपसे ये कहता है कि आज की शिक्षा व्यवस्था पता है क्या है? रास्ते में पड़ी कुतिया के समान है। आपके दिल पे ऐसा चोट लगता है कि क्या दिन रात हम इसी के लिए पढ़ रहे हैं? तो ये वर्तमान में भी उतना ही प्रासंगिक है। तो जब इन्होंने ये कहा कि राग दरबारी जब जब कोई भी चीज आता है ना तो लोग उसका मूल्यांकन सही नहीं कर पाते। जब आप इस वीडियो को हो सकता है बहुत दिन बाद सुने तो आपको लगेगा कि वीडियो में हमें ये चीज देखने को मिल रहा है कि सच में राग दरबारी हमारे उपन्यास के क्षेत्र में कितना क्रांतिकारी उपन्यास रहा है।
साहित्य अकादमी पुरस्कार राग दरबारी कल का यथार्थ था, शायद तब लोगों को उसमें कल्पना ज्यादा लगता था, लेकिन आज के जब भ्रष्ट समाज और सत्ता का आईना कहना उचित नहीं है, शायद इसलिए 2018 में इसके 50 साल जब पूरे हुए ना, तो आज भी ये उतना उपन्यास प्रासंगिक है कि लाखों लोगों को ये बहुत ज्यादा अगर देखें प्रभावित करता है। व्यंग्यात्मक शैली में है, हमने पहले ही बता दिया। स्वतंत्रता के बाद जीवन की जो मूल्यहीनता में गिरावट है उसके बारे में सटीक वर्णन किया गया है, और लगभग खास ये भी है कि 16 भारतीय भाषाओं में ये प्रकाशन में आ चुका है। इस पर एक दूरदर्शन पर धारावाहिक का निर्माण भी हुआ है, और 1986 इतने में निर्माण हुआ है। अवधी भाषा में हमने देखा कि किस तरीके से जो महाशय प्रिंसिपल जी हैं वो बीच बीच में ये लताड़ लगाते हैं ना, तो अवधी भाषा में आ जाते हैं, चाहे वो खन्ना को लताड़ लगा रहे हो किसी को, तो अब गाली वाली बकना है तो ये अवधी में आ जाते हैं। इस उपन्यास में आदर्शवाद वर्सेज यथार्थ की बात की गई है। उस खींचतान में आदर्श व दब गया, यथार्थ ज्यादा उग्र रूप में आया है। उपन्यास का मुख्य बिंदु यही है कि जब आदर्श और वर्सेज यथार्थ टकराते हैं ना, तो पहले हार मानने वाला आदर्शवादी ही होता है, पूरा खोखला हो जाता है आदर्शवाद यहाँ पे। जब इस उपन्यास को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है इसके पात्र हमारे इर्द गिर्द नाचते हैं। आप रूपन को रंगनाथ को देख लीजिए, आप स्वयं रिसर्च स्कॉलर इन फ्यूचर में होने वाले हैं, तो रंगनाथ की स्थिति बिल्कुल आप जैसी है। रुपन और ये क्या नाम है इनके बड़े बेटे पहलवान जैसे लोगों को देखते हैं, जो राजनेता अपने गांव में भी देखिए, जो बस कुछ नहीं पढ़ा लिखा, कुछ नहीं है, अनपढ़ नेता हो, कैसे वो उंगली के इशारों पे सबको नचवाता है। और उनके जो बेटे हैं अनपढ़ हैं, बुद्धिहीन है, फिर भी वो लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को अपने पैरों की जूती समझते हैं। ये इर्द गिर्द तो जीवंत है पात्र ना। ये कोई 1968 की बात अगर की जा रही है तो ऐसा थोड़ी है कि बस राग दरबारी उस समय था। ये तो राग दरबारी और जो दरबार लगा हुआ है, हर एक व्यक्ति राग अलापने के लिए वहां पे आज भी पड़ा हुआ है। तो ये चीज समझना है, एक शिक्षा व्यवस्था की खस्ता हाल, उस पर कुठाराघात, उसका मजाक बनाया जाना, और एक चंद लोग जो अनपढ़ भी है, अशिक्षित भी है, समाज के सिरों मोर बन के बैठे हैं, उनके हाथ में सत्ता की चाबी है, उस चाबी से जिनको मन करता है खोलना है, जिनको मन करना है बंद करना है, सब उसी के इर्द गिर्द हो रहा है। आज परिवर्तन हुआ है, आप भी तो उसी खेल के कठपुतली के एकमात्र अंग बने हुए हैं। राग दरबारी बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक उपन्यास है, ये समझिए। पूरा वाचन आप सुनेंगे ना, तो आपको इतना बढ़िया से इसके प्रति जो मन में एक भाव आएगा कि सच में श्रीलाल शुक्ल जी ने तब वो बात कही थी और आज भी कितना प्रासंगिक है। तो इस उपन्यास के बारे में देखिए, श्रीलाल शुक्ल स्वयं कहते हैं कि राग दरबारी का संबंध एक बड़े नगर से कुछ दूर बसे एक गांव की जिंदगी से है। पिछले 20 वर्षों की प्रगति और विकास के नारों के बावजूद निहित स्वार्थों और अनेक अवांछनीय तत्वों के सामने घिसट रही है, ये उसी जिंदगी का दस्तावेज है। राग दरबारी यूपी के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा शिवपालगंज की कहानी है। यूपी का कस्बा नुमा गांव है शिवपालगंज, और पूर्वांचल में ये पड़ता है। जैसे हम मेला अंचल के संबंध में बताते हैं कि बिहार के पूर्णिया से है, ऐसे समझिए कि उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल है ना, पूर्वांचल में ही शिवपालगंज की कहानी है। उपन्यास की शुरुआत जो है, वैद्य जी का भांजा जो रंगनाथ है वो आता है, और आता है क्या, उसको शोध कार्य के लिए, और जो उनके डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि आपको थोड़े दिन गांव में जाके बिताना चाहिए। और फिर क्या होता है, उसको ट्रेन से आना होता है, तो आप देखते हैं कि वहां पे भी बड़ा बहुत ही जबरदस्त चोट किया गया है कि अपनी भारतीय व्यवस्था में आप देखेंगे, ये आपके भी मन में होता होगा कि कहीं जाना होता है तो आप ये मानते हैं कि अपनी रेलवे व्यवस्था तो साल मतलब 2 घंटे 3 घंटे तो लचर व्यवस्था में चलती है, यानी 12 बजे टाइम है तो 2-3 बजे आना ही है। तो स्वाभाविक सी बात है, वही चीज यहाँ पे पहले ही अध्याय में ये चीज दिखा दिया गया है कि कैसे वो रंगनाथ जो है वो सोचता है कि ठीक है 2-3 घंटा तो लेट ट्रेन रहेगा ही, और फिर पता लगा कि 2-3 घंटा पहले आ गया, ट्रेन चला गया। अब इसके पास रास्ता नहीं बचा, अपने मामा के यहाँ यात्रा करने जाना ही था शिवपालगंज, तो इसको एक ट्रक मिला, तो ये फिर ट्रक को ही मतलब माध्यम बना लेता है कि ठीक है मामा के हम ट्रक से चले गए। और उस ट्रक के बीच में ही आप देखते हैं जिस ट्रक के चलने की बात है कि किस तरीके से वो ट्रक जो है कितनी खस्ता हाल स्थिति में ट्रक का जो है, एक तरीके से पूरा हुलिया देखेंगे तो उसका बलात्कार करने के लिए ट्रक का, उस सड़क का बलात्कार, मतलब कि उस तरीके से शोषण करने के लिए हुआ है। मतलब एक तरीके से ये देखिए कि व्यवस्था का भी किस तरीके से उस सड़क को ही नहीं वो खराब करा है, बल्कि इस व्यवस्था में भी ऐसे लोग बैठे हैं जो बलात् शोषण कर रहे हैं चीजों का, ये एक प्रतीकात्मक चीज में दिखाया गया है। तो अपने स्वाद कार के लिए जब आता है ना कि एक ट्रक में सवार होकर चलता है, तो इतिहास विषय से एमए कर ही चुका है, 5-6 महीने के लिए वो शिवपालगंज जाता है, और राजनीति को देखकर वो त्रस्त हो जाता है, गांव की बिगड़ी व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन बिगड़ी व्यवस्था को ऐसे वो सुधार नहीं सकता। शिवपालगंज जो है आपका स्वतंत्र भारत के विकृत और पतनोन्मुख गांव का प्रतीक है, जहाँ कस्बा नुमा गांव है, इंटर कॉलेज है, थाना है, पोस्ट ऑफिस, सब कुछ तो है। रंगनाथ के मामा जो वैद्य जी हैं, वैद्य हैं, और वहां के चंगमल इंटर कॉलेज के प्रबंधक भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गांव की राजनीति की केंद्र में किसकी तूती बोलती है, इस मास्टरमाइंड का, वैद्य जी का। सिर्फ सुधार का नारा लगाते हैं, किंतु सुधार वगैरह तो कुछ होता ही नहीं है। और इस तरीके से देखें,
हाँ, ऐसे ही वैद्यनाथ का जो छोटा बेटा रूपन है, रूपन क्या है 10वीं में पास नहीं कर पाता, 3 बार फेल हो जाता है, कॉलेज में सीना चौड़ा कर कर घूमता है, गुंडागर्दी करता है और रंगनाथ को वहाँ की व्यवस्था पसंद नहीं आती, किंतु वो उसे बदल भी नहीं पाता, वो इस सब से भाग जाना चाहता है। किंतु फिर किसी के कहने पर उसे एहसास होता है कि ये स्थिति तो एक शिवपालगंज आपको देखने को मिल रहा है, दरअसल आप गलतफ़हमी में हैं। ये जो समाज का कड़वा सत्य है इसको स्वीकार करिए रंगनाथ बाबू, ये समाज की हर जगहों पे आपको यही स्थिति देखने को मिलेगा और इस तरीके से आदर्शवाद वर्सेस यथार्थवाद के सामने रंगनाथ अपने आप को हार मान लेता है। बहुत ही त्रासद अंत होता है। अब देखिए एक-एक उपन्यास में जैसे जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछ रहा है, उपन्यास के मुख्य पात्र में जैसे वैद्य जी हैं। अब वैद्य जी को आप देखेंगे तो ये एक बंदा जो है ना वो कई चीज़ों को सँभाल रहा है। मतलब आपके हाथ में एक चीज़ें नहीं है तो आप 10 हाथ क्यों फैला रहे हो? बल्कि 10 लोगों को रख लो, अगर आपके पास इतनी योग्यता है तो आप काम को साझा कर लो, काम में सहूलियत भी होगी। लेकिन ये वैद्य जी हैं, ये अपनी ताकत का इस तरीके से लोहा मनवाना चाहते हैं, कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर और कॉलेज के मैनेजर प्रबंधक ये सभी होते हैं और देखिए किस तरीके से 62 वर्ष में है और फिर भी नेता हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे उम्र पे भी तंज कसा गया था कि उम्र वगैरह तो एक तरीके से समझिए इंसान के आगे पीछे उसके पैसों के गुलाम होते हैं। वो 62 वर्ष की आयु में भी बैजी 62 के नहीं लगते, इतने भंग पीते हैं बढ़िया काजू बादाम मेवा मिश्री खा के। तो एक तरीके से व्यवस्था पे तंज भी कसा गया है कि आप जब छंगामल इंटर कॉलेज के बच्चों को देखते हैं, जब खन्ना पढ़ा रहा होता है, इसके पहले भी जो स्थिति मोतीराम जो होते हैं, तो जब बच्चों की स्थिति बताई जाती है छंगामल इंटर कॉलेज की, तो ये बताते हैं सारे बच्चे कैसे दुबले पतले हैं, है ना? और दुबले पतले ही क्या है, मतलब वो अच्छा खाते पीते हिष्ट पुष्ट होते और बहुत ही करारा व्यंग्य किया गया है कि ये बच्चे हैं ना, बच्चों को आप देखिए कि लगातार चाहे वो खन्ना मास्टर हो या कोई भी, ये प्रेरित करता है भाई तुम लोग को खेती करने के लिए पैदा हुए या कहाँ चले आए हो। और देखिए वो लोग इतने लचर व्यवस्था में भी ये चाहते हैं कि हम अपनी हालत को सुधारेंगे, हम चड्ढा में पढ़ने आएंगे, अनडाउटली हम आएंगे लेकिन हम संघर्ष करेंगे अपनी रोटी के लिए, अपने जीत के लिए हम संघर्ष करेंगे। एक तरफ वो लोग हैं, एक तरफ इनके यहाँ पे भांग चल रहा है, मेवा मिश्री काजू कुछ भी नहीं है। एक बंदा 62 वर्ष का भी हिष्ट पुष्ट है, वो 4-4 जगह को संभालना चाहता है और एक हमारे नवयुवक जो देश के भावी कर्णधार हो सकते हैं, वो चड्ढे में कॉलेज आते हैं, पढ़ने आते हैं और उनको दुत्कारा जाता है कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम लोग पढ़ने आते हो। बहुत ही विरोधाभासी है और ये विरोधाभास आज आप खुली नज़रों से देखेंगे आपके समाज में है। तो उपन्यास के मुख्य पात्र हैं वैद्य जी, ये सारे गांव की प्रगति और विकास के प्रवर्तक हैं, संरक्षक हैं, ये अवसरवादी नेताओं के प्रतीक के रूप में वर्णित हुए हैं। और वैद्य जी जो कि इंटर कॉलेज का मैनेजर है, शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर अब देखिए शिक्षकों की नियुक्ति करनी है, उससे लेकर कॉलेज की अर्थव्यवस्था में हेर-फेर करना है, सब इसी के इशारों पर होता रहता है। और वैद्य जी का एक ऐसा पेशा है वैदक का। ये वैदक का पेशा क्या है? दरअसल उसने रोग को 2 वर्गों में क्लासिफाई कर रखा है। एक कहता है कि हमको जो प्रकट रोग जो प्रत्यक्षता दिखता है, एक गुप्त रोग होता है। तो वैद्य जी के दवाखाने का ये विज्ञापन था, विज्ञापन का नाम क्या था? जीवन से निराश युवकों के लिए आशा का संदेश। अब बताइए, जीवन से निराश युवकों के लिए आशा का संचार ये करेंगे। गरीबों का मुफ्त इलाज करते हैं और फायदा ना होने पर दाम वापस जारी ये स्कीम रखते हैं। ब्रह्मचर्य के नाम पर ही पता है क्या करते हैं? कहते हैं कि ब्रह्मचर्य के नाम पर ये बड़ा ही खौफनाक भाषण भी देते हैं, कम उम्र के बच्चों को लेकर। समानतः वैद्य जी के व्यक्तित्व में आपको क्या-क्या चीजें मिलेगी? कुछ भी ऐसा सॉलिड चीज नहीं मिलेगा। स्वार्थपरकता, अवसरवादिता, झूठे आश्वासन और एक तरीके से भाई भतीजावाद, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार। रंगनाथ तो देख के अपनी मामा को दंग रह जाता है, भाई ये कौन सा इंसान है यहाँ पे और मैं क्या पढ़ता हूँ और यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? सामाजिक एवं मानसिक विकृतियां भी है उस बंदे में। वस्तुतः वैद्य जी उन राजनेताओं के प्रतीक है जिन्होंने अपने काले कारनामे से जनतंत्र और जनतांत्रिक शासन व्यवस्था को विकृत और विद्रूप रूप दिया है। बगुला भगत जो उपन्यास में तिगड़मी व्यक्ति है, तो ये बगुला भगत का ने जो उपन्यास में तिगड़मी व्यक्ति दिखाया गया है, स्वार्थी या राजनीति के रूप में चित्रित किया गया है। कोऑपरेटिव यूनियन कॉलेज और ग्राम पंचायत पर इसकी पकड़ है। छंगामल इंटर कॉलेज के वास्तविक प्रधान और सहकारिता समिति का मैनेजर भी यही है। वैद्य जी को बड़े ही शांत चित्त व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। इनके मुख से प्यार है, प्रेम है, अहिंसा है, गीतों की बातें फूटती है। ये महाभोज के याद आया आपको? महाभोज के दास साहब जैसे व्यक्तित्व के जैसे दिखाए गए हैं वैद्य जी। अगर महाभोज को आप कोरिलेट कर पा रहे हो तो आप महाभोज में देखिए ना कैसे वहाँ पे रिसर्च स्कॉलर आता है, उसकी क्या स्थिति होती है और ये दास साहब लोग जैसे लोग कैसे लोगों को पट्टी पढ़ाते हैं। सबके सामने है आदर्शवाद, गांधीवाद, अंतरजातीय विवाह का समर्थन करने वाले, लेकिन अकेले में ब्राह्मण और वैश्य में जातीयता की दीवार खड़ी करके जाति भेद का समर्थक दिखाया गया है। इनका बेटा है बद्री। बद्री का प्रेम संबंध बेला से चलता है और बद्री के बेला के प्रेम प्रसंग और विवाह की खबरें
जब पता चलती है तो पिता पुत्र में बहुत तनाव आ जाता है। भाई जब तुम जाति व्यवस्था नहीं मानते हो तो बद्री पहलवान अगर बेला से प्रेम करता तुमको क्या फर्क पड़ता है। ये तो गोदान उपन्यास की दाता दिन और माता दिन की कथा सुनिए कि माता दिन वही है जो सिलिया चमारिन जो है यानी निम्न जाति की जो कन्या है उनसे प्रेम करता है, उनका बाला शोषण या शोषण ही कर रहा है लगातार। और जिस दिन सिलिया सब कुछ छोड़ने को तैयार नहीं कि तुमने आज तक मुझे प्रेम के वादे किए, मेरे जीवन के साथ निर्वाह करने की बात करते हैं, तो माता दीन कैसे अपने पिता दाता दीन के कहने पे इसको छोड़ने के लिए तैयार है। यानी वो सम्मान में नारी को सम्मान नहीं देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी जाति की तूती बोलती है। हमारे समाज में पता है इतना बुरा मतलब ये कॉन्सेप्ट है जाति व्यवस्था का कुछ कहा नहीं जा सकता। ये पर उपन्यास में अगर आपको दिखता है ना जो 1936 में अगर गोदान की आवाज में प्रेमचंद जी मुखर होते हैं या श्रीलाल शुक्ल महोदय जो है यहाँ पे मुखर रूप में लेते हैं, या आप इसी चीज को जब धरती धन्ना अपना पढ़ाते हैं तो आप काली और काली के प्रेम के संबंध को देखते हैं कि किस तरीके से काली का संबंध जो होता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उस लड़की का, उसके साथ जो संबंध होता है तो वो चीज स्थिति देखिए सब में आपको एक ही चीज देखने को मिलेगा, सब में जातीय दंश प्रेम की असफलता का कारण है। एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि नहीं हम जाति का समर्थन नहीं करते, दूसरी तरफ जब अपने बेटे और बेटी के संबंध में वही बात आती है तो कैसे चरित्र पलट जाते हैं। वही चीज आप बद्री और बेला के संबंध में देखेंगे। जैसे ही खबर मिलती है काफी बहस होती है और बद्री काफी खरी खरी सुनाता है। अब ये बद्री पहलवान जो इनका बड़ा वाला लड़का होता है ना, बैजी का बड़ा बेटा, ये कौन होता है? ये बड़ा बेटा है, पहलवानी करता है, गुंडों के साथ नेता का अगुआ भी होता है, गांव में गुंडागर्दी फैलाना, पिता के षड्यंत्रों में सहयोग देना, लाठी और गुंडों के बल पर कोई भी काम किसी से भी निकलवा लेना। ऐसे लोग आपको गांव में दो चार मिल ही जाते होंगे। उपन्यास के अंत में ये दिखाया गया कि वह जी अपनी संपत्ति का इकलौता वारिस किसे घोषित करता है, तो बेटे तो इसके दो हैं, बेटा इनका रुपन भी है और क्या नाम है जो रुपन भी है और बड़ा पहलवान भी है। लेकिन जो उपन्यास के अंत में ये दिखाया गया ना कि वह जी अपनी जो संपत्ति का इकलौता वारिस जो है वो कॉलेज का जो मैनेजिंग डायरेक्टर बना देना जना, ये सब जो है वारिस के रूप में इसे देखते हैं। और वह जी के षड्यंत्रों में सलाहकार है, राजनीति के दांव पे से वह जी को कई मुसीबतों से निकालता है। ये पिता के कार्यों में सहयोगी व एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में रहता है। शिवपालगंज में एक अखाड़ा भी है, अखाड़ा हाँ, क्योंकि इनका बेटा तो पहलवान है बद्री बड़ा वाला, तो उसका मालिक है बद्री और पहलवानों की जो कुश्तियां होती है वो करवा कर मनोरंजन भी करता है। और एक यहाँ पे कुशहर प्रसाद करके आते हैं, तो जो कुशहर प्रसाद है इनका लड़का हो छोटे पहलवान, ये बद्री जो अपने यहाँ पे वो मतलब कि इसके पहलवानी की कुश्तियां वो करवाता है ना, तो यहाँ पे एक अखाड़ा चलता है। तो कुशहर प्रसाद का लड़का जो छोटा पहलवान है वो बद्री के शिष्य के रूप में रहता है। और बद्री का सिद्धांत पता है क्या है? ये कहता है जिसकी लाठी उसी की भैंस। ये तो बिल्कुल है कि गोदान ने जब उनका भोला और क्या नाम है होरी का संवाद होता है तो कहते नहीं भैया हम लोग किस लिए पैदा हुए हैं, हम लोग तो रौदने के लिए पैदा हुए ही हैं, दूसरे के तले एक तरीके से जूती की तली को जूते के तली के नीचे रौदने के लिए पैदा हुए ही हैं, हमारा और औकात ही क्या है। तो बड़ा मार्मिक प्रसंग रहता है ना। तो ये सब क्या है 1936 के दौर में अगर गोदान में ऐसी बातें लिखी जा रही है तो प्रेमचंद जी क्या आंख मूंद के थोड़ी समाज को देख रहे हैं, खुली आंखों से देख रहे हैं, तो लिख रहे हैं समाज में ऐसी चीजें हैं कि हम तो किस लिए पैदा हुए हैं, हम तुम लोग तो एक तरीके से समझिए कसाई बन के पैदा हुए हैं, दूसरों के जूते की तरह रौदे जाने के लिए पैदा हुए, हमारी हैसियत क्या है। 1947 के पश्चात भारतीय आजादी की दृष्टि से देखा जाए तो देश तो आजादी के जश्न में डूबा है, हमारी तुम्हारी औकात क्या है जूतियों तले रौदे जाने की। श्रीलाल शुक्ल जी कहते हैं कि बद्री कहता है जिसकी लाठी उसी की भैंस। गांव में कोई भी अनैतिक काम कर देता है तो उसके गार्जियन या ऐसे मामले का कार्यभार बद्री के पास आता है। जेब में हर समय नोट की गड्डी वो रखता है और कानूनी कामकाज को बस पैसों के बल पे, देखिए कानूनी कामकाज के पैसों को बस बल पे नचवाता है, बल के यानी पैसा है तो उसी की तूती बोलेगी। औपचारिकता के चोचले वो नहीं करता। मास्टरों के प्रति इनका संबोधन कुछ ऐसा है, आदमी हो या पैजामा, देखिए मास्टरों को संबोधित करते यानी समाज के जो वर्ग हमारे समाज के कर्णधार के भावी कर्णधार के पथ प्रदर्शक के रूप में आने चाहिए, उनको तमाशा बना के पूरे उपन्यास में दिखाया गया। और ये करारा व्यंग्य हमारे शिक्षा व्यवस्था पे यथार्थ है। मतलब श्रीलाल शुक्ल जी का धन्यवाद करिए, ये समाज का यथार्थ रूप है। ऐसे महानुभाव आपको हर जगह मिल जाएंगे। जब कोई यूपीएससी का एग्जाम देके नौकरशाह बनता हो और उसी के बगल एक अनपढ़ नेता खड़ा कर दीजिए, फिर आप देखिए वो किस तरीके से उस नौकरशाह को औकात दिखाता रहता है। तो कहते हैं शुक्ल ये कहते हैं कि आदमियों के पैजामा ये दर दर जो है लोगों को बेइज्जत करने में पीछे नहीं हटता। जब एक सोचिए ना रंगनाथ आता है, एक ड्राइवर जो है खलासी थूक के कह देता शिक्षा व्यवस्था कुतिया है, तो आप खुद ही समझ सकिए ना कि इतना बड़ा और व्यंग और कौन मतलब करवा सकता है किसके लिए। इसका मतलब यहाँ पे हैसियत देखिए किसका किससे आंका गया है। शुक्ल जी कहते हैं कि
मलमल का कुर्ता और उसके नीचे जो है कभी बनियान नहीं पहनता। मतलब ये जो है बंदा बद्री, ये मलमल का कुर्ता और उसके नीचे कभी बनियान नहीं पहनता। कमर में लंगोटी बांधे हुए, लेकिन खास अवसरों पर लुंगी भी पहन लेता है। मतलब बनियान तो पहनता है। आजकल देखिए एनटीए ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है ना कि लुंगी पहना, ये पहना, सब। तो इसलिए मलमल का कुर्ता डालता है पर कभी भी बनियान नहीं पहनता। कमर में लंगोटी बांधी हुई, लेकिन खास अवसर पर लुंगी भी पहन लेता है। और साफ सुथरे घुटे हुए सिर पर कड़वे तेल की चमक जो है वो लगाता और शेर की तरह जमाई लेते दिखाया गया है। भाषा शैली में गाली गलौज का मिश्रण है, मुहावरेदार बोलता भी है। और पिता को बापू शब्द से संबोधित कौन करता है? इनका बड़ा लड़का। और जो बद्री जो है वो रूपन को अपरिपक्व बुद्धू बताता है। बद्री क्या है? अपने छोटे वाले भाई को, रूपन को क्या कहता है कि अभी वो क्या है? अपरिपक्व है, वो इतना अनुभवी नहीं, वो तो बुद्धू है। और बेला के साथ देने पर बद्री ने चिमिरखी कहा था। बेला का साथ देने पर, बेला कौन है? जिसे ये प्रेम करता है, उसका देने पर बद्री ने चिमिरखी कहा था। बद्री का गांव के गयादीन की लड़की बेला से प्रेम प्रसंग था। कॉलेज की प्रबंध समिति के कौन थे ये? तो गयादीन थे। कॉलेज की, देखिए बद्री के गांव के गयादीन जो थे, गयादीन कौन? कॉलेज की प्रबंध जो समिति थी उसके उप सभापति, इनकी लड़की बेला से प्रेम प्रसंग था। और इस तरीके से ये दूसरे नंबर पे हो गए। तीसरे नंबर पे इनके बेटे रूपन बाबू के संबंध में बात करें तो ये वैद्य जी के छोटे बेटे हैं। उम्र इनका कितना है? 18 साल है। 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। 3 साल तो हो ही गए थे, बार बार फेल ही हो रहे थे। स्थानीय नेता सबको एक नजर से हाँकते थे। दुबले पतले थे, लंबाई पूरी थी, सफेद धोती और रंगीन बुशर्ट वगैरह पहनते थे। हालांकि ये सब उपन्यास पढ़ेंगे सारी चीजों को आएगा, पर हमने फैक्ट को निकाल के, किसी की मेहनत की ये बात है ये, पर हमने एक जगह पे समराइज किया, क्योंकि लास्ट टाइम आप इसे रिवीजन सुन के कर सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट रिवीजन कर सकता है। रूपन जो है रंगीला छात्र नेता है। गुंडागिरी करना इसकी पैदाइशी जागीर है। और उपन्यास के एकमात्र स्त्री पात्र गयादीन की लड़की जो बेला है, बेला से ये प्रेम करता है, उसे एक प्रेम पत्र भी लिखता है, जिसे पहले तो गयादीन पढ़ता है और बाद में प्रिंसिपल पढ़ता है, और इसे हिंदी में लिखी किसी कवि की कविता भी कहता है। रोमांस का इच्छुक है इनका लड़का, छोटा वाला रूपन रोमांस का इच्छुक है, न्यायप्रिय है, सत्य है, और पिता के विरोध करने पर भी नहीं हिचकता। वैद्य जी का पुत्र होते हुए भी उसका अपना एक नाम और अस्तित्व है रूपन का। ये विद्यार्थियों का नेता है, लेकिन तहसीलदार उसका हमजोली, थानेदार उसका दरबारी और प्रिंसिपल उसका मातहत है। सोचिए 10वीं में बार बार फेल हो रहा है, और जहाँ के प्रिंसिपल है उनका मातहत है, तहसीलदार की हमजोली है, और थानेदार तो उसका दरबारी हो गया। कॉलेज के मास्टरों के व्यवहार और आचरण से हमेशा असंतुष्ट रहता था। मास्टर लोगों से उसे कहते, मास्टर लोग उसे क्या कहते थे कि ये जो बंदा है ना, ये भयाना, भयम, भीषण, भिषाणना और पिताओं के पिता मानता था, इनको मानता था, यानी रूपन ऐसा था। कंधे पर एक धोती का एक जो है छोर लटका हुआ था, यानी कंधे पर अगर देते तो धोती का एक छोर लटका हुआ दिखाया गया है। पान खाकर पीक थूकता है, तो आप नेता की छवि देख सकते हैं रूपन में। नेतापन का सामंजस्य लिए फिरता है और सब काम करा देने के लिए आतुर रहता है। दुकानदारों को भेंट के रूप में सामान देकर उन्हें अनुग्रही समझता है। इक्के तांगे वालों द्वारा उसे गंतव्य स्थान छोड़कर किराए के बजाय रूपन से आशीर्वाद मांगते हैं। देखिए इसकी कदकाठी देखिए। और फिर कहते हैं कि मास्टरों का पिछलग्गू गांव के कल्याण की चिंता, वो दो गुटों की लड़ाई करवाकर बीच में शांतिदूत बन के भूमिका निभाता है। फिल्मी दुनिया की किताबों के साथ साथ उसे सेक्स और साहित्य पढ़ने का बड़ा शौक भी है। दूरदर्शी भी है, कूटनीतिज्ञ भी है। पिता से विद्रोह के फलस्वरूप पिता द्वारा संपत्ति से बेदखल किया जाना और उसे नीच, विश्वासघाती आदि कहना भी दिखाया गया है। चौथे नंबर पे रंगनाथ जी हैं। रंगनाथ जी हैं वैद्य जी के भांजे। रंगनाथ इस उपन्यास का दूसरा महत्वपूर्ण पात्र है, जो शिवपालगंज की जिंदगी को तटस्थता पूर्वक देखता रहता है। कौन? रंगनाथ। बेचारा, उसकी स्थिति आप देखेंगे, आया है, बहुत कुछ सीखना चाहता है, लेकिन वो क्या है, शिवपालगंज की जिंदगी को देख के वो तटस्थता पूर्वक अपनी किताबों में ढूंढने का प्रयास करता है कि किताबों में मैंने पढ़ा था बहुत कुछ, पर जो एक गाना है ना कि तेरे चेहरे को कुछ नहीं पढ़ा, किताबों में तो बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन जब उसको अनुभूत के स्तर पे, दुनियादारी के स्तर पे देख रहा है, तो अपने आप को पूरी तरीके से रंगनाथ फेल मानता है। और हर एक विद्यार्थी जो है, किताबों में कुछ और पढ़ा, जब धरातल पे जाता है, जब वो चीजें नहीं देखता, या अफसरशाही में, सिविल सर्विसेज वगैरह के एग्जाम में जब आपको एथिकल वैल्यूज पढ़ाए जाते हैं, नैतिकता के सिद्धांत, और जैसे ही आप किसी गांव में पदस्थ होते हो और वहां की राजनीति आपको प्रभावित करती है, तब आपको मोहभंग हो जाता है। मैंने क्या सपने सजाए थे, मैंने सोचा गरीब का कल्याण करेंगे, इनका करेंगे, वो करेंगे, और जब गांव की राजनीति के छल प्रपंच के आप मोहरे बनते हैं, तो आपको लगता है कि जीवन भर हमने इसी के लिए संघर्ष किया। और ये किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं, रियलिटी है। आप ऐसे उपन्यास को पढ़ के, बड़े बड़े लेखक ना समाज को बहुत करीब से देखे हैं। आप बहुत चीजों को, जीवन के 60 साल में चीजों को नहीं पढ़ सकते, आप किताबों उनको झांक के देखिए, हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। रंगनाथ हमारे देश के पता है कौन है? ये निष्क्रिय बुद्धिजीवियों का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब बुद्धिजीवी है, निष्क्रिय है, जो विवेकशील होकर भी विद्वताओं के प्रति मौन एवं तटस्थ बना। बोले तो बोले क्या, रंगनाथ इतिहास से एमए और शोध
स्कॉलर है, शोध का विषय इसको इंडोलॉजी विद्या शास्त्र का है, बहुत संवेदनशील है, न्यायप्रिय है, भाई भतीजावाद का विरोधी है और अन्याय के प्रति मन ही मन रोष से भरा हुआ है, लेकिन इनके हाथ में है क्या? वैद्य जी का भांजा है, वैद्य जी के यहाँ स्वास्थ्य लाभ के लिए आया था, अनीति, अनाचार, भ्रष्टाचार, इन सब के संबंध में रूपन के दिल की भड़ास निकालने वाला है ये। और मास्टर खन्ना के प्रति, मास्टर खन्ना यानी पूरे छंगामल इंटर कॉलेज में एक मास्टर खन्ना जो इतिहास का था, तो वही ढंग का पढ़ाने लिखाने वाला व्यक्ति था, लेकिन योग्यता को कहते नहीं कि सत्य भी आप सत्य से कैसे पराजित होता है, तो योग्यता को भी दरकिनार कर दिया जाता है अयोग्य व्यक्ति को, जैसे सनीचर जैसे लोग को गांव का प्रधान बना दिया जाता है। सोचिए, जो किसी योग्य नहीं वो गांव के प्रधान बन रहे हैं, जो योग्य है उनको तिरस्कृत नजरों से देखा जा रहा है। तो मास्टर खन्ना के प्रति सहानुभूति और प्रिंसिपल और वैद्य जी के प्रति गुप्त रूप से विरोध करने वाला भी दिखाया गया है। बेला की स्मृति का ध्यान कर दमित वासना की तृप्ति करने वाला है और आज की युवा पीढ़ी का प्रतीक चरित्र भी दिखाया गया है। बद्री पहलवान के शब्दों में रंगनाथ कुछ और, प्रिंसिपल ने उसके विचारों को सुन उसे गाधा कहा। सोचिए क्या कहा, बद्री पहलवान के शब्दों में रंगनाथ कुछ और, रंगनाथ कुछ और है और प्रिंसिपल क्या कहता है, ये जो है ना रंगनाथ अपने को गधा ही है और कुछ नहीं है। एक यहाँ पे एक पात्र आता है लंगड़, बहुत ही क्रांतिकारी पात्र के रूप में आएगा लंगड़ के बारे में। ये सब जब हम लोग उपन्यास दिलचस्पी के साथ पढ़ेंगे, इसके पहले हम ये चाहते हैं ना कि आप सब बहुत अच्छे से परिचित हो जाओ। और ध्यान रखो 6 बजे से इवनिंग टाइम में आप लोग क्लास में ज्वाइन हो जाना। करीबन हम 3 से 4 घंटे उपन्यास को क्रम से कराएंगे, बस आप लोग तैयार रहना खा पी के। 6 बजे से आपका लाइव क्लास यूट्यूब पे होगा और आपको 5वें अध्याय से शुरू करने, और जिस तरीके से अगर हम 50-100 पेज जितना भी कराएंगे आपको बहुत धैर्य से सुनना है। अब बहुत ही एक बार अभी हम सामान्य परिचय का वीडियो अपलोड कर देंगे, पूरा सामान्य परिचय, और जो सेकंड वीडियो है 5 अध्याय तक 2.5 घंटे का, 2 की स्पीड पे सुन के आइएगा। आज हम लोग करीबन 50 से 100 पेज कर लेंगे। आगे देखिएगा, जो चीज आपको बहुत कठिन लगता था ना, वो श्रम साध्य के बदौलत हम लोग कितने जल्दी में 10 से 12 घंटा में उपन्यास खत्म करेंगे। और किसी के छलावे में मत आइएगा कि 10-12 घंटे के उपन्यास को कोई बोले हम 6 आपको सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में कराते हैं, तो विश्वास मानिए अगर आपके पास खुद की बुद्धि है ना, तो आप जजमेंट कर सकते हो कि ये चीज कभी भी कदापि संभव नहीं है। ये तो आपके साथ छल हो रहा है कि आपको सिर्फ पात्र परिचय करा दिया जाए और पात्र परिचय के बाद कुछ भी चीजों से परिचित ना करा के बोला जाए आधे घंटा का वीडियो आपको सफलता दिला देगा। आप एनटीए के क्वेश्चन के पैटर्न को देखिए, हम लोग भुक्तभोगी रहे हैं ना कि कौन से हाल पे ले जाके छोड़ दिया है। तो हम बता रहे हैं विद्यार्थी के जीवन में झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि खुद उसी चीज से गुजर रहे, इसलिए बता सकते हैं। किसी के छलावे में मत आइएगा। आप पूरा अपना 10 से 12 घंटा डेडिकेट करिए। आज 10-12 करेंगे, कल रिवीजन में ये 2 घंटा आपको लगेगा, एक दिन समय आगा आधे घंटे लगेंगे, ठीक है। तो ये चीज फिर कहते हैं कि यहाँ पे जो लंगड़ करके पात्र आता है, पूरा नाम है लंगड़ प्रसाद। माता पिता ने इसको लंगड़ प्रसाद दिया। लंगड़ शिवपालगंज से 5 कोस दूर एक गांव का रहने वाला है। बीबी इसकी मर चुकी है, लड़कों से नाराज है और उन्हें सपने लिए मरा हुआ समझ चुका है। भगत आदमी है, कबीर और दादू के भजन गाया करता था। अब देखिए, ये शिवपालगंज है ना, वहां से 5 कोस दूर पे एक गांव है, गांव का रहने वाला है लंगड़ नाम का व्यक्ति। इसकी बीबी नहीं रही और लड़कों से ये नाराज है, जैसे बीबी रही नहीं और इनका जो बच्चा है, इनसे जो उम्मीद इन्होंने पाला होगा वो पूरा किया नहीं, तो बेटे और पुत्र वगैरह जो भी है उनमें खटक हो जाती है और ये कहता है भाई हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, बच्चों को छोड़ के निकल सकता है, क्योंकि एक भगत आदमी है, भगत आदमी को जिंदगी में चाहिए ही क्या। और ये किसके पदों को दोहराता है, कबीर और दादू के भजन को। अब पूरे उपन्यास में आपने जब नोट्स बनाएंगे तो हमने पहले भी बताया कितने लोगों का जिक्र है, मतलब हमने अभी 5 अध्याय तक कराया, उसमें आप देखिए उमर खयाम का, सैली का, किट्स का, महादेवी वर्मा का, इन सारे लोगों का जिक्र आता है। तो जब भी आप मेरे उपन्यास को मेरे साथ पढ़ने बैठे, आप लोगों से अनुरोध है एक फेयर पेज लेके बैठा करें, एक कलम। जब हम बोला करें ना, तो जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं ना, टू द पॉइंट फटाक से उसको लिख लीजिए। तो 4 घंटे का उपन्यास आप पढ़ने बैठेंगे, आपको पता भी नहीं होगा, एक रफली नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। 6 बजे की क्लास में आपको एक पेन, एक कॉपी, इस तरीके से जो भी मतलब जिनको पॉसिबल है वो जो लेके बैठेंगे ना, तो उससे बहुत ही सॉलिड आपकी चीजें जो है ग्रिप में आ जाएंगी। अब यहाँ पे जैसे ये भगत आदमी है और किसके पद को दोहराता है, कबीर और दादू के। गाते गाते थक गया तो ठाले बैठे एक दीवानी का मुकदमा दायर कर दिया। ये दीवानी का मुकदमा देखिए, इसके लिए गले की फांस बन जाता है। माथे पर ये कबीरपंथी तिलक लगाता है। तो आपको बिल्कुल ये वो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये जो माथे पर तिलक लगाना, ऐसे ही महिला आंचल में आप देखते ना कबीरपंथी और सारे मठ वट का जिक्र है। तो क्योंकि हम लोग जब पढ़े नहीं होते ना पूरा उपन्यास, तो जब अभी पता लगा महिला आंचल उपन्यास में आपको दे दिया ऑप्शन में, आप तुरंत कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहीं ये वहां की बात तो नहीं कर रहा है, वो लक्ष्मी है, दासीन है बावन दास है, वो सब की बात तो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे भी ये जो व्यक्ति है, ये कबीरपंथी तिलक लगाता रहता है लंगड़, गले में तुलसी की कंठी माला डाले रहता है, संत आदमी है। लंगड़ उपन्यास के शुरू से लेके अंत तक बना रहता है और अपनी जमीन के कागजों की रजिस्ट्री के लिए, देखिए काम क्या करवाता, जमीन के कागज की रजिस्ट्री के लिए बिना रिश्वत दिए कागज प्राप्त करने को
जद्दोजहद में लगा रहता है। न्याय प्रिय है, कानून पर भरोसा करने वाला है, धैर्यवान है, सत्य के लिए लड़ने वाला है, रिश्वत या गैर कानूनी तरीके से काम न करने वाला दिखाया गया है, जिसे गांव के लोग महामूर्ख, जाहिल और बेवकूफ समझते हैं। लंगड़ को रसीद के कागज अंत तक नहीं मिलते, ये है त्रासदी। जब भोला राम का जीव पढ़ते हैं कि कैसे भोला राम का जीव जो है उसका नारद भगवान खुद जान लेने आते हैं, क्योंकि उसको 5 साल तक वो दफ्तर का दफ्तर चक्कर लगाता रहता है, लेकिन उसका जीवन कट जाता है, उसका मृत्यु हो जाता है, लेकिन भोला राम का जीव अटक के रह जाता है उस फाइलों में, क्योंकि फाइल पे उसने भार नहीं रखे, फाइल पे उसने रिश्वत के मुंह बंद करने वाले हथियार को उसको नहीं आजमाया। तो एक व्यंग हरिशंकर परसाई जी ने किया, श्रीलाल शुक्ल जी ने यहाँ पे किया। लंगड़ जैसे व्यक्ति जो संत आदमी है, उसको रसीद का कागज अंत तक नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसने बस ठान लिया था हम रिश्वत नहीं देंगे। आप इस व्यवस्था के कुचक्र के एक ऐसे भागी होंगे ना कि आप व्यवस्था का चक्कर लगाते रहो, ये लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। ये पात्र और ये घटना उपन्यास में एक व्यंग के माध्यम से यहाँ दिखाता है कि कैसे सरकारी दफ्तर और सरकारी कामकाज में बिना रिश्वत दिए काम नहीं होता। ये भोला राम जी ने, हरिशंकर परसाई जी का जो भोला राम का जीव आप में कहानी लगा हुआ है, उसमें भी ये व्यंग आया है ना, वो कहानी जो है उसमें भी आया हुआ, और यहाँ पे भी वही चीजें की गई है। तो लंगड़ क्या है? एक आम आदमी का प्रतीक। आप भी तो व्यवस्था में यही हो ना। आज एनटीए का जिस तरीके से रिजल्ट आया है, यूजीसी नेट फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे एक तरीके से एक मोहरा ही तो बने। 100+ कट ऑफ जा रहा है। कौन जाके उन लोगों से पूछे कि हम लोगों ने अपने दिन रात एक कर दिए हैं, आप 100 की प्लस कट ऑफ लेके जा रहे हो, 8-10 नंबर का खेला कर रहे हो, परसेंटाइल को क्लियर नहीं कर रहे हो, किससे कहने जाए ये बात? तो हम लोग रंगनाथ की तरह एक मंच पे बस मूक दर्शक बने देख रहे हैं। व्यवस्था में हर जगह पे लूप फॉल्स इतने ज्यादा हैं कि आपको ये चकमा देकर चले जाते हैं। आप एक आम आदमी के प्रति आवाज उठाने में अगर अपनी जिंदगी जाया करें तो आप पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। कुछ नहीं होना है, कहीं से न्याय नहीं मिलना है। लंगड़ जो अन्याय को देखकर बहुत छटपटाता है, लेकिन कुछ वो कर नहीं पाता। लंगड़ का पैर घुटने के पास से कटा हुआ है, इसलिए इसे लंगड़ कहते हैं। वो रोज 100 कोड़े खींचकर अपनी पीठ पर लगाता है, 100 कोड़े खींचकर। उपन्यास में जो लंगड़ है, रंगनाथ और गयादीन, बेला का पिता, ऐसे पात्र हैं जो गांव में चल रही प्रशासन व राजनीति को ऐसी षड्यंत्रकारी कूटनीतिक दशा को देकर मन ही मन बहुत घुटते। कौन कौन है? लंगड़ है, बुद्धिमान व्यक्ति, लेकिन लास्ट तक आप देखते हैं इसके साथ होता क्या है। रंगनाथ बेचारा आया है रिसर्च स्कॉलर, क्या देख रहा है, कितनी स्थिति बदहाल है। गयादीन, बेला का पिता, उपसभापति, वो मैनेजिंग डायरेक्टर ये जो कॉलेज का है, तो उपसभापति के तौर पे वो भी बहुत व्यथित है। 3 ऐसे व्यक्ति, रंगनाथ है, गयादीन है, लंगड़ है, बहुत त्रस्त है। प्रशासन व राजनीति गांव में जो चल रहा है, कैसे उस षड्यंत्र का रूप ले चुका है। ये लोग तड़पते हैं, लेकिन कर क्या सकते हैं। इनके आंतरिक आक्रोश का ये कारण भी व्यक्त नहीं कर पाते, क्योंकि इनके अंदर कुछ भी नहीं, इनके हाथ में कुछ नहीं है, सब तो इन चापलूसों के फेवर में है। यहाँ पे उपन्यास में एक सनीचर पात्र आता है, बैद जी का नौकर है। सनीचर पूरा नाम इसका मंगलदास जी है, पिता इसके दुलारे लाल है। बैद जी के घर भांग पीसने का ये काम करता है। दुबला पतला शरीर, सफेद बाल, आगे के दांत है ही नहीं, एक गंदी बनियान और धारीदार अंडरवियर पहने बहुत ही विद्रूप रूप में इसकी स्थिति को दिखाया गया है। और वैद्य जी के दरबार की मुख्य शख्सियत पूरा राम भक्त हनुमान के रूप में इसका बताया गया है, जिसके लिए वैद्य जी की बात और उनका फैसला सनीचर के लिए लोहे का लकीर है। मूर्खतापूर्ण बातें करता, बुद्धि नाम की चीज तो कुछ है ही नहीं इसके व्यवहार में, और शारीरिक वेशभूषा से वो चलता फिरता एक सनीचर ही लगता है, इसलिए लोग उसे सनीचर कहते हैं। लेकिन देखिए ना, यहाँ पे अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग, हम और आप जैसे लोग जो पढ़ लिख कर भी इन लोगों के बीच में बेवकूफ बने फिरते हैं। हम एनटीए से आज अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ने बैठे तो पूरी जिंदगी निकल जाए, और महामूर्ख लोग बैठ के आज बहुत अच्छे से, बहुत सारे लोग हैं जो रिजल्ट का जश्न मना रहे हैं। रिजल्ट किसी और के हाथ में आना चाहिए था, और देखिए ना देश की दुर्दशा, रिजल्ट किसी और के हाथ में है। और रंगनाथ जैसे लोग क्या कर रहे हैं? बस देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वो अपनी नियति पे मुस्कुरा रहे हैं कि हम इस व्यवस्था के केंद्र में है कहाँ, मेहनत केंद्र में है कहाँ। कायरो की तरह बहुत गप्पे मारता था और बेसिरे पैर की बात करता था, मक्कार था। मेले में लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाला कौन था? यही था सनीचर। वैद्य जी की कृपा से गांव सभा का प्रत्याशी चुन लिया जाता है, और वोट मांगते समय लोगों से कहता है कि देश सेवा की सबसे बड़ी श्रेष्ठता तिकड़म होना है और गांव सभा का सभापति बन जाना है। एक दुकान खोलकर अफीम को छोड़कर सभी सामानों की बिक्री करता है। वैद्य जी को ही गांव का प्रधान मानकर खुद को सिकमी कहता है। क्या कहता है? एक दुकान खोलकर अफीम को छोड़कर
सभी सामानों की बिक्री करता है, बैस जी को ही गांव का प्रधान मानकर खुद को सिकमी कहता है। राग दरबारी में ये दिखाया गया है कि हमारा लोकतंत्र ऐसी चीज है जो बदन पर महज एक जंघिया धारण करने वाले सनीचर को ग्राम प्रधान भी बना सकता है। बस उसकी एक शर्त है कि वो प्रधानी पूर्व और प्रधानी बाद भी पूरी आस्था के साथ बैस जी के बैठक में भांग पीसता रहे। अन्य पात्र के रूप में चंगामल कॉलेज का प्रिंसिपल स्टाफ आता है, दुबला पतला शरीर का है और वैद्य जी के पूरक चरित्र के रूप में आता है। वैद्य जी की जी हुजूरी करता है, चापलूसी करता रहता है, गुटबंदी व छल छद्म से मास्टरों पर अधिकतर दबाव जमाता रहता है, यानी अपना प्रेशर देता रहता है, उन्हें परेशान करता है। और राग दरबारी उपन्यास में तिकड़मबाजी, जालसाजी, धूत, ये सब चीजें तो दिखाई ही गई है। और वैद्य जी के दरबार में नियमित हाजिरी लगाता है। इसका जीवन दर्शन भी अपनी टेक पर अड़े रहना और अनेकेन प्रकार अपनी जेब कैसे भरना है, किससे दुम कुत्तों की तरह हिलाते रहना, बस यही है। इसकी नीति क्या थी? कोई बात नहीं, बस मौका आने पर सब समझ लेंगे। भाई भतीजावाद का समर्थक है, परिस्थितियों का मारा हुआ दिखाया गया है, कमजोर और लिजा व्यक्ति है जिसके कंधों पर 4 बहनों की शादी का बोझ है, 4 बहनों की शादी का बोझ। और इसीलिए तो यहाँ पे ये भी व्यंग किया गया था कि ऐसे लोग क्या कहते हैं कि हमारे ऊपर शादी का बोझ है, इसलिए हमको ऊपर कमाई करना पड़ता है, लड़कियां हमारे ऊपर बोझ है। बहुत ही करारा व्यंग श्रीलाल जी ने किया है। तो तुम लोगों ने अपनी बहन बेटियों को भी एक तरीके से खेल का तमाशा बना रखा है। जब कोई भी बात आई, हमको ऊपर की कमाई क्यों करनी है? क्योंकि तुम तो जितने भी पैसे कमाते हो वो किसमें, अय्यासी में उड़ा देते हो, दलाली में उड़ा देते हो। फिर तुम क्या कहते हो? दलाली के नाम पे हमको पैसे चाहिए, पैसे उगाही करना चाहते हो। ये चीज आप देखते हैं, लंगड़ जब अपने न्याय के लिए जाता है तो कैसे कहते हैं वो लोग कि भाई मेरे पास बहन बेटियां हैं, उनकी शादी करनी है। हाँ, बहन बेटियों की शादी करनी है, उनका कोई अस्तित्व नहीं, उनको बेचना है, दहेज में इतने रुपए में उनको बेच रहे हैं, तो दहेज के पैसे कहाँ से उगाएंगे? मक्कारी से उगाएंगे। करारा व्यंग है समाज में। स्त्रियों के संबंध में भी इनकी नीचता को भी दिखाता है, इनकी कुटिल दृष्टि को भी दिखाता है कि इन लोगों ने किस तरीके से वस्तु के रूप में स्त्री को आका है। उपन्यास के अंत में खन्ना मास्टर के त्याग पत्र दे देने के बाद उनसे प्रिंसिपल का ये कहना कि हमारा झगड़ा खत्म हुआ, कि अब झगड़ा खत्म हुआ, तुम्हारी औकात और हमारी औकात देखो, हम गधे होकर भी यहाँ के नेता हैं और तुम्हारी औकात कुछ नहीं, तुम इतिहास के प्रोफेसर हो अपनी दुनिया के, राजनीति के आगे तुम घुटने पे हो, बस समर्पण करके निकल जाओ। और जब पता है आप बहुत बड़े बड़े पद पे पहुंच जाओ, अगर आप ना ऐसे षड्यंत्रों में इतने कुटिल व्यक्ति नहीं हो, इतने चालू नहीं हो, आपकी अंतरात्मा धिक्कारती है ऐसे चीजों पे, मैं बताती हूँ लिख के दावे के साथ, आप ना 10,000 महीने के 5 भी कमाओगे तो भी संतुष्टि से आप त्यागपत्र देके आ जाओगे। क्योंकि ये चीजें ना आपको अंदर अंदर खोखला कर देती हैं, आप इससे लड़ नहीं पाते, आप अपने अंतर मन के संघर्ष से दिन रात लड़ते हो। आपने प्रेमचंद जी को देखा, प्रेमचंद जी के घर में जब आपको पढ़ाएंगे, इस बार तो बहुत अच्छे से आपको क्लास कराएंगे, तो प्रेमचंद घर में जो है शिवरानी देवी से इन्होंने क्या कहा, जो है प्रेमचंद जी ने, सोजे वतन जब्त कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन ये कठपुतली बना के अगर हमारे चीजों को, हमारा जो एक सोच है उसको ये अपने दायरे में बांधना चाहेंगे तो हमको भैया कम ही कमाएंगे, वो चलेगा, हमारा जीवन तो हमको लास्ट टाइम में धिक्कारेगा तो नहीं। हर एक इंसान वो त्यागपत्र दे देता है जो इस व्यवस्था में कठपुतली मात्र रहता है, उसके स्वाभिमान को ठेस लगता है, स्वाभिमान से वो समझौता नहीं करना चाहता, तो ऐसे लोगों के सामने वो त्यागपत्र देके चला आता है। कॉलेज के प्रिंसिपल के माध्यम से आधुनिक संस्था प्रमुख की आर्थिक विपन्नता और पारिवारिक बोझ की चक्की में पिसने वाले व्यक्तियों का चरित्र खींचा गया है। यहाँ पे मास्टर मोतीराम क्या पढ़ाते हैं आपका सबको पता होना चाहिए। मास्टर वो जो है खन्ना जो है वो इतिहास पढ़ाते हैं, जो मोतीराम है ये क्या है, साइंस पढ़ाते हैं। इन्होंने क्या चीज कर रखा है, बीएससी किया है। और 9वीं क्लास में छात्रों को अपेक्षिक, हाँ मुझे भूल गया था, ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं ना, जब हमने क्लास के आई थिंक पहले या दूसरे तीसरे अध्याय में, मुझे जहां तक उम्मीद है आपने ये पूरा कॉन्सेप्ट देखा था कि कैसे ये कॉन्सेप्ट यहीं से छंगामल इंटर कॉलेज में इनकी पढ़ाई से ही पूरा कॉन्सेप्ट शुरू ही होता है कि कैसे एक बच्चा इनसे पूछता है हमको रिलेटिव जो वेलोसिटी उसका जो है डेफिनेशन समझाइए, अपेक्षित घनत्व क्या है। और ये जब अपेक्षित घनत्व समझाते हैं तो उसमें एग्जाम्पल अपने आटा चक्की का देने शुरू कर देते हैं और फिर बच्चे कैसे मजाक भी उड़ाते हैं, और उसी बीच इनको अपने आटा चक्की का ध्यान आ जाता है कि आटा चक्की पे वो काम करना है। तो भैया ये मास्टर है कि आटा चक्की के मालिक हैं, तो ये बच्चों के भविष्य को एक अंधकार में लटका के आटा चक्की पे निकल जाते हैं। इनके आटा चक्की की दुकान थी जिसमें चक्की पुरानी थी। ये ना तो प्रिंसिपल के गुट में था ना खन्ना मास्टर के गुट में, किसी में नहीं। प्रिंसिपल ने जो है मोतीराम को डिप्टी डायरेक्टर को लाने शहर भेजा था।
शहर के अखबार के संवाददाता और दरोगा जी इनकी बड़ी इज्जत भी करते थे और इन दोनों की इज्जत प्रिंसिपल साहब भी करते थे। तीसरा इसमें मालवीय है। मालवीय कौन है? वो जो चंगामल इंटर कॉलेज में 7वीं कक्षा को ये जो मालवीय करके है ना, ये जो व्यक्ति है ये चंगामल में मालवीय जो है 7वीं कक्षा को पढ़ाता है। जैसे वो 9वीं को पढ़ाते हैं, 7वीं को पढ़ाते हैं। मालवीय जी को मास्टर मोतीराम जी की जो चक्की संभालने के लिए चले जाने के कारण 9वीं कक्षा को भी पढ़ाते हुए दिखाया गया। हाँ, ये देखिए मैंने कहा ना कि ये जब आप पहला दूसरा चैप्टर शुरुआत में ही पढ़ोगे, आप वाचन को सुनिएगा, आपके एक-एक टॉपिक क्लियर होंगे। ये तो जब सामान्य परिचय पढ़ने के बाद ना इसलिए पढ़ा दे रहे हैं ताकि हर वो बच्चा आए ऐसी स्थिति में हो कि एक बार वो जानता हो कि मोतीराम कौन है, छंगामल्ली इंटर कॉलेज कौन है, खन्ना मास्टर कौन है मोतीराम कौन है, फिर कौन से बच्चे को पढ़ाते हैं, मालवीय कौन है। इससे आप सुन के आएंगे ना तो मेरी बातों को कनेक्ट कर पाएंगे। और अब पेपर पेन लेके आएंगे तो आप समझिए कि अपना आज ही काम कर रहे हो। अगले 1 महीने में आपने देखना है कि आपका यूनिट 6 यूनिट 10 आपके हाथ में होगा। बस आप मेरे साथ लगे रहो। तो मालवीय जी को मास्टर मोतीराम जी की चक्की संभाल के लिए चले जाने के कारण 9वीं कक्षा को भी पढ़ाते हुए दिखाया गया। मतलब 7वीं कक्षा का बंदा पढ़ा रहा है और 9वीं वाला अपना आटा चक्की देखने मोतीराम चला गया। तो इनके प्रिंसिपल आते हैं, कहते हैं 7वीं में 9वीं वाले को लेते आओ। वो कहता है भैया 7वीं के साथ हम 9वीं को कैसे पढ़ाएंगे? कहता क्यों नहीं पढ़ा सकते, बहुत ज्यादा बकबक कर रहे हो, देख रहे हैं तुम पे खन्ना का बहुत असर पड़ रहा है। और खन्ना मतलब दिमागदार व्यक्ति। ये बहुत ही नौजवान सीधी सरल व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति है। प्रिंसिपल के विरोधी खन्ना मास्टर के साथ उठने बैठने का इस पे आरोप लगता है। एक विद्यार्थी है बेईमान मुन्नू का भतीजा। तो एक विद्यार्थी यहाँ पे आता है, मुन्नू नाम का एक व्यक्ति है जो बेईमान माना जाता है, उसका भतीजा है। और बेईमान मुन्नू जो है ना वो एक आटा चक्की का मालिक भी है। अब देखिए इनके मोतीराम एक तरफ, बेईमान मुन्नू एक तरफ। अब बेईमान मुन्नू का भतीजा क्लास में पढ़ रहा होता है। अब क्योंकि ये जो मास्टर जी है ना, क्या नाम है, मोतीराम जी, जो खुद मालिक है, अब इनका जो है इस लड़के से वाद विवाद चलता है। तो बेईमान मुन्नू एक आटा चक्की का मालिक है, इज्जतदार व्यक्ति भी है वो। ये नाम उसके माता पिता की देन है, क्योंकि पिता प्यार से उसे बेईमान कहने लगे और माता उनको मुन्नू कहने लगी। अब बेचारे का नाम पड़ गया बेईमान मुन्नू। अब ये नाम उसकी सरलता से उसी प्रकार स्वीकार कर लिया गया समाज में, जिस प्रकार कृपालनी जी के लिए आचार्य कृपलानी जी जो अपने यहाँ पे थे, तो कृपलानी जी के आचार्य कृपलानी कहते थे। नेहरू के लिए लोग पंडित कहने लगे थे, वैसे समझो इसको बेईमान मुन्नू कहा जाने लगा। और गांधी जी को लोग महात्मा कहने लगे थे। 3 लोग का नाम आया राजनेताओं में। कृपलानी जी को आचार्य प्यार से कहते, नेहरू जी को पंडित जी, गांधी के लिए महात्मा। इसका भतीजा जो है मास्टर मोतीराम का विद्यार्थी है। अब देखिए मोतीराम भी चक्की चलाते हैं, इनका एक शिष्य है वो जिसका भतीजा, वो भी चक्की चलाते हैं। तो मास्टर मोतीराम को आते हैं गुस्सा जब वो बहुत ही ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है उनसे। तो जो मास्टर मोतीराम से तर्क वितर्क करता है कि आटा चक्की से इस गांव में 500 रुपया महीना कोई नहीं कमा सकता, तो इनके बस लग जाता है कि कोई नहीं कमा सकता, अरे मैं बैठा हूं, मैं कमा के दिखा रहा हूं। जो खन्ना मास्टर हैं, ये खन्ना इतिहास के लेक्चरर थे, किंतु बच्चों की रुचि इस विषय में बिल्कुल थी नहीं, इतिहास में। इनकी क्लास में बच्चे पत्र पत्रिकाओं और जेबी जासूस जैसी किताबों को पढ़ा करते थे। अब इसी समय आप देखते हैं ना कि जब ये क्लास करा रहे होते, उसी बीच कौन, प्रिंसिपल आ जाता है। और प्रिंसिपल तो वैसे ही एक तरीके से इनसे खन्ना से खुश नहीं है, और जब वो देखता है कि बच्चे जेबी जासूस पढ़ रहे हैं तो बस उसको मौका मिल गया इनको ताड़ने के लिए। बस अवधि में गाली दे दे के लताड़ दिया इनको बढ़िया से। खन्ना मास्टर प्रिंसिपल का विरोधी होने के कारण दोनों में हमेशा खींचतान मचा रहता है, जैसे वर्ल्ड वार छिड़ा हो, ऐसी वाली हालत। कुटिल एवं मक्कारकारी प्रवृत्ति वाला खन्ना व्यंग्य एवं अशिष्ट भाषा की भी खूब प्रयोग करता है। कुटिल है, चालाकी वाला है। एक गयादीन करके हैं। गयादीन कौन है? गयादीन पेशे से सुदखोरी जाति बनिया है। एक जवान लड़की थी इनकी बेला, एक बहन थी जो बेवा थी, बीबी मर ही चुकी थी। ये गयादीन जो थे भाग्यवादी और निराशावादी व्यक्ति है। बेला को रूपन बाबू प्रेम करते थे, है ना। रूपन जो है छोटा वाला जो था वो बेला को प्रेम करता था, पर वो ये बात नहीं जानती थी, वो बड़े से प्रेम करती। ये बद्री से प्रेम करती, जो बेला थे वो बद्री से प्रेम करती, बड़े वाले से, लेकिन उसको पता नहीं इनका छोटा बेटा जो रूपन है वो इनसे प्रेम करता। और जो बेला है, बेला की बुआ जो है वो गयादीन के घर का काम देखती हैं। बेला की जो बुआ है वो उनकी बुआ मतलब कि अपने भाई के यहाँ काम भी देखती है। गयादीन सूद पर रुपए चलाता है। क्या करता है इनके पिता? गयादीन सूद पर रुपए चलाते हैं, यानी रुपया देते वेते हैं। और इनका एक कपड़े का अपना गयादीन का दुकान भी है। कॉलेज की जो प्रबंध समिति है ना, उनके उप सभापति के तौर पे भी है। गयादीन स्वास्थ्य के प्रति सजग है, उड़द की दाल नहीं खाते। क्या नहीं खाते हैं? ये उड़द की दाल नहीं खाते। इनका मानना है ये गुस्सा नहीं करना चाहिए और गुस्सा हकीमों को कमजोर कर देता है, ऐसा ही मानते हैं। गयादीन का सिद्धांत है पानी की धारा के साथ बहो, धारा के विपरीत बहना खतरनाक होता है। ये सिद्धांत किसका? गयादीन का।
कॉलेज के उपाध्यक्ष के नाते जो खन्ना मास्टर द्वारा उनके उपन्यास के विरुद्ध जब गयादीन से कुछ कदम उठाने की बात होती है तो वे अपनी दूरदर्शिता और व्यवहार कुशलता से कहते हैं, प्राइवेट स्कूल की मास्टरी पिसाई का काम तो है ही, कहाँ तक तुम भागोगे, देश भर का तो यही हाल है, किस किस को ठीक करोगे, अपनी राह चलो। इनका प्रिय कथन क्या है? इनका प्रिय कथन है, लोंडो की दोस्ती जी का जंजाल है। अदालत में जब अपनी बेटी बेला की बेइज्जती और अपमान को सुनकर और दरोगा जी द्वारा सहानुभूति प्रकट करने पर गयादीन के हृदय में उद्गार स्त्री के उससे आता है। यानी अदालत में जब इनकी बेटी जो बेला है उसकी जो बेइज्जती और अपमान को सुनता है और दरोगा जी सहानुभूति प्रकट करते कि नहीं ये चीज तो गलत है, तो गयादीन के मन में आता है कि अपने देश का चलन है, अब कुछ कचहरी का मुंह देखा है तो सभी कुछ झेलना ही पड़ेगा और अदालत आना पड़ा। समझ लो कि जो भी कोई व्यक्ति अदालत आया उसका कर्म ही फूट गया। तो अपने देश को न्याय के संबंध में अदालत में जाने पे यहाँ पे दुर्भाग्य के रूप में इस चीज को चित्रित किया गया है। रंगनाथ रंगनाथ के प्रति गयादीन ये कहता है कि अब तुम्हारी लीडरी करके तुम दिखाओ, तुम बाहर के रहने वाले हो ना, मैं मास्टर खन्ना की मदद नहीं कर पाऊंगा, तुम कर सकते हो, करो उनकी मदद। तो मास्टर खन्ना क्योंकि थोड़ा सा मतलब एक तरीके से और लोगों से तो अच्छा ही है ना, अपना काम ढंग से करता है, तो ये गयादीन कहता मैं तो मदद नहीं कर पाऊंगा, तुम तो बाहर के व्यक्ति हो, मैं तो इसी गांव का रहने वाला हूं, मैं तो मदद नहीं कर पाऊंगा, तुम मदद करके दिखाओ। नैतिकता का नाम ना लो, नैतिकता का नाम ना लो मास्टर साहब, किसी ने सुन लिया तो चालान कर देंगे। नैतिकता समझ लो यही चौकी है, एक कोने में पड़ी हुई, टूटी हुई। सभा सोसाइटी के समय इस पर चादर बिछा दी जाती है, तब बड़ी माँ दिखती है, जिस पर चढ़कर लेक्चर फटकार दिया जाता है, ये वही हाल में है। मालवीय मास्टर, मालवीय मास्टर से गयादीन ये कहता है कि जनता का रुपया तो बर्बाद होगा ही, होने के लिए है ही, जनता के जो रुपए हैं उसके प्रति दर्द दिखाना ठीक नहीं, इतना सोच विचार ना करो वरना तुमको तकलीफ उठानी पड़ेगी। यानी जो जो ना जो इन विद्रूपताओं से अपने आप को त्रस्त पाता है, कुछ आवाज उठाना चाहता है, पता है वो घुट घुट के मर जाता है इंसान। ब्रह्म राक्षस कविता देखिए, मुक्तिबोध जी ने, ब्रह्म राक्षस मतलब ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी मतलब वो लचर खस्ता हाल स्थिति को देख के परेशान होता है। और ये स्थिति आप महाभोज में देखिए, जो रिसर्च स्कॉलर आता है वो परेशान है, लास्ट तक उसको क्या क्या नई चीज करना पड़ता है। जो न्याय दिलाना चाहता अफसर उसकी क्या हालत होती है, आप राजनीति के महाभोज के लास्ट दृश्य को याद करिए। और आज जब रंगनाथ जैसे लोग रंगमंच पे खड़े होकर तमाशा बीन बने देख रहे हैं तो उनकी भी स्थिति तो वही है। पढ़े लिखे लोग को दरकिनार करके स्टेज के नीचे बैठा के दिखा दिया जाता है, तुम्हारी औकात वहीं से बैठ के देखो, राजनीति तो हम लोग झाड़ेंगे, छल्म छल्म का आवरण अपना के अच्छे अच्छे को उंगली को हम ही उठाएंगे चलाएंगे, क्योंकि ये भैया देश राजनीति से चलता है, राजनीति में उसी की तूती है, जिसके हाथ में लाठी उसी का, जिसके हाथ में लाठी उसी की भैंस, इसको गांठ बांध लो। बेला जो है यौनाचार की स्वच्छंद प्रतिमा है अथवा काम स्वतंत्रता का प्रतीक है। वो सिनेमा की शैली में पत्र लेखन करती है, कुंवारी रहकर वैवाहिक जीवन का आनंद लेती है, उम्र अभी 20 वर्ष है। बेला जो उपन्यास की एकमात्र स्त्री पात्र है, उसके माध्यम से शुक्ल जी भारतीय समाज के नारी जगत की विवाह प्रथा, दहेज समस्या, प्रेम सबको दिखाया है। रामाधीन, एक रामाधीन भीकम खेड़वी करके यहाँ पे आता है। ये रामाधीन भीकम खेड़वी है कौन? ये शिवपालगंज से सटा गांव है भीकम खेड़वी, वहीं का रहने वाला होता है और ये वैद्य जी का जबरदस्त विरोधी है। एक तरफ ये है, जैसे वहां पे सरोहा में आपने देखा था सुकुल बाबू, और दूसरे कौन है मुझे तो नाम फैक्ट बड़े जल्दी भूल जाते हैं, याद होगा आप लोगों को, वो वाली राजनीति महाभोज वाली आपने पढ़ा होगा। तो एक तरफ सुकुल बाबू है, एक तरफ कौन बाबू है, नाम कमेंट में कर दीजिए, मुझे याद नहीं आ रहा। फिलहाल दो लोगों के बीच में वहां पे भी राजनीति के बीच में बंदरबाट चलता रहता है और एक व्यक्ति का आकस्मिक निधन भी हो जाता है, उसी पे बंदरबाट करते पूरा महाभोज हो जाता है। और यहाँ पे भी देखिए ना, रामाधीन भीकम खेड़वी एक तरफ है, दूसरी तरफ एक वैद है, दोनों में मत चलता रहता, अंतर विरोधी, जबरदस्त अंतर विरोध है। कलकत्ता में अफीम का काम करता है, जिसके कारण 2 साल का कारावास भी इनको हो चुका। रामाधीन भीकम खेड़वी भ्रष्ट राजनीति का प्रतीक है और यद्यपि ये वैद्य जी का विपक्षी होने के कारण इसे प्रतिनायक भी कहा जाता है। रामाधीन ने पहले यहाँ किसी व्यापारी के यहाँ चिट्ठी ले जाने का काम किया था, फिर उसने साझे में कारोबार कर दिया और फिर क्या आखिर में कारोबार का मालिक बन गया। कारोबार इसका अफीम का धंधा था।
राग दरबारी सब मिला के 35 अध्यायों में बटा है, जिनको हम क्रमशः एक एक अध्याय कराने वाले हैं। और अध्याय में आपको 5 अध्याय करा दिया है, कैसे वो शिवपालगंज मामा के घर ट्रक से आता है और रास्ते में ट्रक ड्राइवर जो है 2 रुपए उससे कैसे ऐड लेता है, और जब रुपए ऐड कर जैसे ही इनके यहाँ पे एंट्री करता है तो आपने देखा है कि जो इनके यहाँ पे सनीचर वगैरह बैठे रहते कैसे मजाक बनाते हैं, तुमने 2 रुपए दिए क्यों। यहाँ तक रूपन भी पूछता है तुमने कैसे दे दिए 2 रुपए। और यहाँ पे कई लोगों का जिक्र भी आता है, मित्तल साहब, जैन साहब। और दूसरे में आप देखेंगे कि दरोगा जी, वो पूरे दरोगा जी कैसे कहते हैं कि पहले हम तुम्हारी बाप की नौकरी चाकरी करते थे, पहले हम क्या करते थे, जब तक अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, हम उनकी चाकरी करते थे, और अब देखो तुम्हारे बाप जी है यानी बैद जी, उनकी चाकरी करते हैं। रूपन से बड़े मजाक में कहते हैं, और रूपन बने नेता इंसान है। तो जो भी सरकारी महकमा है वो लोग कैसे एक तरीके से कठपुतली की भांति घूम रहे हैं। तो दूसरे अध्याय में आपको ये दिख जाएगा, दरोगा जी, रूपन बाबू, पिता बैद जी और रामधीन, जिसके यहाँ लाल स्याही से लिखी चिट्ठी आई है। लाल चिट्ठी इनके यहाँ पे गांव में जब भी कुछ डाका वाका पड़ता था ना, तो लाल स्याही से लिखी चिट्ठी आती थी, और डाकू ने कहा कि हमको 5,000 रुपए दे दो। तो कैसे ये कहता है कि अरे 5,000 रुपए डाकू मांगने आए, मेरे पूरे इतने जो इलाका है ना, इसकी किसी की हिम्मत नहीं है। और आजकल देखो डाकू लोग कितने आगे हो गए, एक सिर्फ डाका डालने के लिए उनको आना पड़ता, अब डाका डाल रहे हैं वो आपको ऐसे ही मांग रहे हैं। वह इस समय भी किडनैपिंग का नया तरीका आपने देखा होगा कि बड़े घर के बच्चों को किडनैप कर लिया बैठे बैठे, बस क्या करना है कि पैसे ला के दे दो, बच्चे ले जाओ। ये नया तरीका है, डाका पहले अलग ही तरीके से पड़ता था। यहाँ पे बख्तावर सिंह का नाम आया था। बख्तावर सिंह को क्या बोल रहा था दरोगा कि आदर्श थे हमारे बख्तावर सिंह। और यहाँ पे झगरू और मंगरू नाम के 2 बदमाश का भी जिक्र है पूरी कहानी के बारे में। ये पहला वाला जो वीडियो आप वाचन वाला देखेंगे उसमें बहुत अच्छे से बताया है सारा। तीसरे जब आप इसके तीसरे अंक पे आएंगे, छंगामल विद्यालय के बारे में इंटरमीडिएट कॉलेज का पूरा रंग रूप दिखाया गया है कि कैसे देखिए छंगामल कभी का जिला बोर्ड का चेयरमैन कभी कभी ये होता था, यानी कभी एक समय था छंगामल का था। अच्छा, आज जो विद्यालय में कन्वर्ट हो गया ना, पता ये एक समय तक जिला बोर्ड के ये चेयरमैन हुआ करते थे वैद्य जी। और बढ़िया देखिए बुद्धि तिगड़म बाजी क्या लगाया, इसको स्कूल में कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया। और कॉलेज के नाम पे आपने देखा था वहां पे क्या है, अरे जो ग्राम सभा का पैसा आया था, पैसा कर लेके इन लोगों ने अपना एक महला जैसा नहीं खड़ा किया, कुछ ऐसा बना दिया कि उसको क्या बोलते थे, उसका नाम भी इन लोगों ने रख दिया था सामुदायिक मिलन केंद्र। और वहां पे पता लगा 11-12 की क्लास चल रही है, बरगद के नीचे कुछ और क्लास चल रहा है। और यहाँ पे इन्होंने मास्टर को रखा जैसे मोतीराम को साइंस का मास्टर, एक आटा चक्की भी बंदा चला रहा है, साइंस भी पढ़ा रहा है। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि बच्चों के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं छंगामल इंटर कॉलेज वाले, सब 2 दर्जे का व्यवहार। आटा चक्की भी चलाओ, कॉलेज भी चलाओ, कम पैसे पे चलाओ क्योंकि बैद जी पैसा का निर्धारण करेंगे। प्रिंसिपल गुटबाजी का शिकार, कलर उनका चापलूस पीछे पीछे घूम रहा है। और बेईमान मुन्नू का भतीजा, दूसरा टीचर मालवीय, तीसरा खन्ना मास्टर इतिहास का लेक्चरर, मलेरिया इंस्पेक्टर वीडियो का भांजा लगता है, नंदापुर गांव का जिक्र है। चौथे में आप देखेंगे कि प्रेम भवन, सनीचर, बद्री दादा। प्रेम भवन का जिक्र आया है, प्रेम भवन क्या था, है ना। सनीचर का जिक्र आया है बद्री दादा के बारे में। और इसके बाद वैद्य जी, 5वें में आप देखेंगे तो वैद्य जी, रंगनाथ, लंगड़। लंगड़ का कहानी आ गया कि कैसे लंगड़ जो है न्याय के लिए अब दर दर की ठोकरें अंत तक खाता रहता है। फिर बद्री पहलवान और रिक्शे वाले के संबंध में आया है, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जाना चाहिए। ये रामाधीन भीखम खेड़वी के बारे में बताया, कैसे उनके प्रतिनायक के रूप में आता है। और दानिश तानवी एक शायर है, दानिश तानवी करके एक शायर आता है। और बहराम चोट्टा करके, वो किसी जमाने में उस क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व का चोर माना जाता था, बहराम चोट्टा। एक रामस्वरूप ठाकुर दूरबीन सिंह, इनका शिवपालगंज के सबसे बड़े गजहा मतलब गांजा पीने वाले जो थे, ये ठाकुर दूरबीन करके हैं। शहर में जैसे बाबू जयराम प्रसाद वकील मारपीट के मुकदमे में खड़े होने के लिए 50 रुपए पेशी पर लिए जाते, उसी तरह दूरबीन सिंह मुकदमे के पहले वाली मारपीट के लिए, मुकदमे से पैरवी के लिए 50 रुपए लेता था। और क्या था, गजेड़ी था 1 नंबर का। हरनाम सिंह ये आता है। अच्छा, हरनाम ठाकुर या हरनाम सिंह करके आप शायद तमस उपन्यास में भी देखेंगे। ऐसे एक उपन्यास के पात्र कई उपन्यास में आते हैं, बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। जब आपका जो है लास्ट में हम कोई सेशन लेंगे, इसमें इस चीज पे डिस्कस करेंगे। गांव में 8वें में देखते हैं कि गांव में आए नए दरोगा जी का गाया गया गाना जो होता है, हाय मेरा दिल हाय मेरा दिल, ये 8वें जो अध्याय है उसमें आता है। जोगनाथ करके शराबी की हालत में गड्ढे में गिरा मिला है, श्री रामनाथ का पुत्र और वैद्य जी का आदमी है। तो जोगनाथ कौन है, शराबी की हालत में गड्ढे में मिला, और किसका है, श्री रामनाथ का पुत्र है और वैद्य जी का आदमी है। रामनाथ का पुत्र है और वैद्य जी का अपना आदमी है। और ये जो 9वें अध्याय में कोऑपरेटिव यूनियन का सुपरवाइजर रामस्वरूप जो है, रामस्वरूप
जिसने क्या किया, अनाज बेचकर गबन किया, गबन यानी चोरी किया है रामस्वरूप ने। कोऑपरेटिव यूनियन का सुपरवाइजर है और जो है यूनियन अनाज को बेचकर चोरी, मतलब अनाज बेच के मतलब अनाज चोरी किया है, और एक 14 वर्षीय बाल अपराधी भी है। किसी भी दरवाजे का शीशा तोड़कर अंदर की चिटकनी खोलने में इसको महारत हासिल है। कौन, रामस्वरूप को। 14 साल का बाल अपराधी है ये। पंडित राधेलाल, काना है, एक आंख है, दूसरी आंख छोटी थी, और किसी गांव के गधे इसे काना काना भी कहते थे। भगवती, भगवती कौन है, मास्टर मोतीराम, शहर के अखबार के संवाददाता। गयादीन, जिसके घर चोरी हो गई है, ये गयादीन के यहाँ चोरी हुआ था। गयादीन जिनकी बेला लड़की है। और जो 11वें अध्याय में देखेंगे, पुत्र छोटे पहलवान का जिक्र है। छोटे पहलवान के संबंध में बताया कैसे इनके बद्री का जो है, बद्री जो है पहलवान, उनका जो है शिष्य है छोटा पहलवान। पिता इसके कुसार प्रसाद है। कुसार प्रसाद का 2 भाई है, एक बड़कऊ करके, एक छुटकऊ करके है। और दादा इसके गंगा दयाल है, परदादा इसके भोलानाथ करके हैं। और पुरोहित नुमा बुढ़ा राधेलाल है। गयादीन, बेला, रूपन, इनका प्रेम संबंध बरावे में चलता है। सनीचर, पूरा नाम इसका मंगल प्रसाद है। इसको देखिएगा किस तरीके से इस मंगल का कायाकल्प करके प्रधान बना दिया जाता है। सिंह साहब ये सैनिटरी इंस्पेक्टर करके हैं। और लाला चिरंजीवी मल करके मेले के हलवाई हैं। और गायन करने वाले रविशंकर का जिक्र होता है। फिर 15, 16, 17 अध्याय में बलराम सिंह, ठाकुर बलराम सिंह, घोड़ा चेतक करके। कालिका प्रसाद, इनका पेशा क्या है, कालिका प्रसाद जी का पेशा है सरकारी ग्रांट और कर्जे खाना। बस सरकारी ग्रांट को खा जाते हैं, कर्जे को खा जाते हैं। 1 नंबर का गधा। और सनीचर के गांव सनीचर जो गांव का सभापति बनता है, उसके चुनाव के दौरान सनीचर के साथ शहर के दफ्तरों की खूब चक्कर यही कालिका ने लगाया था। 19वां अध्याय। 20वां क्या है कि बाभन की बीवी के साथ जो बद्रीनाथ है, उसके एक चेले का जिक्र, उसको जेल से छुड़ाने की घटना। रूपन का बेला को लिखा पत्र की चर्चा। रूपन जो है बेला को प्रेम करता ना, तो एक पत्र लिखता, उसकी चर्चा, जिसे पहले तो गयादीन ने पढ़ा, उनके पिता ने, बाद में प्रिंसिपल ने। गोदान में किसी शोभित होते का यानी सुबह होते का जिक्र भी है। और इसके बाद 21वें अध्याय में जोगनाथ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जोगनाथ, बल रामनाथ, साकिन मौजा और मंगलदास वल्द, यानी वल्द एक तरीके से इनका पुत्र, ऐसे करके दुलारे लाल सनीचर करके। और चिमरिक, जो चिमरिक दास है, वो रंगनाथ के लिए शराब पीने का आग्रह करने वाला है। रंगनाथ को चिमरिक खां बोलता है, भाई तुम शराब वराब पिया करो, है ना, यहाँ का रंग देख रहे हो, अपने आप को ढाल लो इसके अनुसार। कोर्ट पीस, ये गजहों का एक जुआ नुमा ताश का खेल है कोर्ट पीस। तो ये किसे कहते हैं, कोर्ट पीस, गजहों का एक जुआ नुमा ताश है। 23वां, रूपन बाबू की प्रेमिका बेला का रंगनाथ के पास रात को आने का जिक्र है। एक बार ये होता है कि 22वें अध्याय में देखेंगे, जो बेला होती है वो प्रेम करती है बद्री को, और उसे पता नहीं होता है रंगनाथ है, तो रात में वो आती है और उसे लिपट जाती है, तो ये चीज वो समझ जाता है। तो रूपन जो है रंगनाथ के जीवन में जैसे लालिमा आ जाती है, पहली बार वो किसी स्त्री को अनुभव कर पाता है ना, तो वो फिर उसके एहसास उसके मन में रह जाता है दब के। रंगनाथ का बादाम खरीदने के लिए गांव से 2 मील, तो रंगनाथ को बादाम खरीदना है, और बादाम खरीदने के लिए वो पता है गांव से 2 मील दूर किसी दूसरे गांव में जब जाना पड़ता है, तो रास्ते में वो एक वकील के वृद्ध पिता से वो बातचीत करता है, और रास्ते में खड़े और राह को कठिन करते फुगनी की घास में बजरंग बली प्रसन्न होंगे कहकर गांठे बांधना, और आने जाने वाले सब लोगों में ये चलन पैदा हो जाना। प्रधानी के चुनाव के कार्ड सनीचर का नए ढंग से बाल कटवाना। एक तरीके से सनीचर का भी, सनीचर के दिन लद गए थे और बढ़िया वो आ गया था सबके केंद्र में। ये मुलजिम हरिराम, ये कत्ल के जुर्म में बाइज्जत बरी कर दिए जाते। बनर्जी साहब कॉलेज प्रिंसिपल के प्रोफेसर भंडारकर। कार्ल जैस्पर्स कौन है, तो कार्ल जैस्पर्स तंबाकू के व्यापारी द्वारा ये नाम लिया जाना और एरोप्लेन का इंजन बंद हो जाना, ये नाम उनके मुख से सुनकर। फिर रामाधीन, रामाधीन के भैया। चुनाव जीतने के 3 तरीके तरकीब हैं। चुनाव जीतने के रामाधीन ही बताता है, क्योंकि रामाधीन भी प्रतिद्वंदी है ना, प्रतिनायक है, तो चुनाव जीतने के 3 तरीके तरकीब बताता है। एक रामनगर वाला तरकीब, नेवादा वाला तरकीब, महिपालपुर वाला। अभी रामनगर वाली तरकीब क्या थी, इसमें क्या था, जो रिपुदमन सिंह था और शत्रुघ्न सिंह ये चुनाव में खड़े हो रहे थे रामनगर वाली तरकीब में। तो रिपुदमन और शत्रुघ्न 2 उम्मीदवार चुनाव से 1 दिन पहले अपने सहयोगियों सहित जेल में जाकर गिरफ्तार हो जाते हैं। अब पीछे बचे हुए लोग वोट डालते हैं, जिनका ज्यादा होते ही जीत जाना होता है। और दूसरा नेवादा वाला, ये लोग कौन सा तिकड़मबाजी करते हैं, ये चुनाव ब्राह्मण व चमारों में था, यानी ब्राह्मण वर्सेस चमार में। ये निम्न जात को जिस तरीके से हरिजन कहते हैं, तो ये ब्राह्मण वर्सेस हरिजन। तो इनमें नवेदा वाली जो टोली है उसके बारे में कहते हैं कि भजन कीर्तन किसी बाबा से करवाकर खूब गांजा व चिला में दूध कर चकित कर रस सभी में घोल, अंत में बाबा द्वारा भगवान का फैसला बता उच्च कुल के व्यक्ति को पद का दावेदार मान लिया जाता और छोटी जात के लात घूसे काम नहीं आते। और ये महिपालपुर वाला क्या है, इससे क्या होता है, महिपालपुर वाले में इससे सनीचर जीता था, तो
जो आगे शनिचर जो जीता है ना, खड़ा हो गया, ग्राम प्रधान ही जीत गया। तो शनिचर दरअसल महिपालपुर वाले से ही जीता था। इसमें क्या होता था, चुनाव विकास अधिकारी की घड़ी में पहले से ही समय को आगे कर चुनाव नियत समय से पहले कर लेते थे, बस फैसला सुना दिया जाए। बताओ, इतना दिलचस्प यहाँ चुनाव होता था। अपने यहाँ तो पहले होता था कि चुनाव होने से पहले ही वोट की पेटी लेके भाग लिए, ऐसे ऐसे चुनाव भी हुए हैं। अब 25वें अध्याय में, ओ सजना वे दर्दी बलमा मेरा मंद याद करना, लग जा गले से फिर ये हंसी रात हो ना हो, ये बेला के प्रेम पत्र का सॉन्ग है। यानी सॉन्ग जो गीत है ना, बड़ा रसिया किस्म की है यहाँ पे बेला। तभी तो विवाह नहीं हो, विवाह के पहले ही विवाह वाला जीवन जीती है। तो ये गाना है उसका, ओ सजना बेदर्दी बलमा तुमको मेरा मन याद करता है, या लग जा गले से फिर से हंसी रात होना। वैजनाथ, शिवपालगंज के पंडित जो राधेलाल है, उनका चेला था वैजनाथ। वही पंडित राधेलाल जिन्होंने झूठी गवाही देने में उच्च कोटि की दक्षता हासिल की थी। कौन? बैजनाथ कौन थे? पंडित राधेलाल, उनका चेला था बैजनाथ, और राधेलाल जो थे जिन्हें झूठी गवाही देने में उच्च कोटि की दक्षता मिल चुकी थी। इसके अलावा विशेषरा और मशन्ना, रमचन्ना करके विशेषरा करके है। शायरा बानू, ये कौन है? उस जमाने की हीरोइन। 27 अध्याय में 27वें में शायरा बानू उस समय के जमाने की हीरोइन थी। रविन्द्रनाथ ठाकुर की रचना विजयनी का जिक्र आता है। इनके अलावा इस प्रकरण में 28वें रूपन बाबू को अपने बड़े भाई बद्री पहलवान और बेला के प्रेम का पता चल जाता है। बद्री और बैद जी में बेला से विवाह करने की बात पे झगड़ा हो जाता है। बद्री ने बैद जी से कहा, क्या कहा? तुम्हारे खानदान में तुम्हारे बाबा जो अयोध्या प्रसाद थे ना, वो जैसे रघुबरा की महतारी से फंसे थे ना, इसे कहते हैं फैसना। वैसे ही मैं भी फंसा हूँ। लंगड़े को वहां लंगड़ कहा जाता था। एक अंधा था, उनके दरवाजे पर आया करता था और लोग उसे शूरे भी कहते थे। जिसके कान कुश्ती वाले लड़ते लड़ते टूट गए हों, उसे टूटते कहा जाता था। बैद जी के मरीजों में एक काना आदमी भी था, उसे बैद जी क्या कहते थे? काना जी को, ये काना आदमी जो था उसको शुक्राचार्य कहते थे। एक बुढ़ा था जिसे बैरे बाबा कहते, जिसके मुंह पर चेचक के निशान भी होते, उसे शिवपालगंज में अगर चेतक का निशान है तो उसको कहते हैं छत्ता प्रसाद, यानी मनमक्खी का छत्ता लगा हुआ है। इसे इशारा समझिए मनमक्खी के छत्ते की ओर था। बड़े एकदम ही जबरदस्त, अलग सा सब कुछ। और ये छांगूराम तो 6 उंगली वाला होगा। एक हलवाई था जिसका नाम एचेतना प्रसाद था। हलवाई को क्या कहते हैं? एचेताना प्रसाद। और फिर चमरही करके एक था। नोट ये है कि मुर्दैया उपन्यास में भी, अब धरती धन्ना अपना में भी उपन्यास में देखा होगा कि कैसे चमादड़ी का जिक्र हुआ है, ये सब चीजें आई हैं। चमरही एक व्यक्ति का नाम है यहाँ पे चुरई करके, और चुरई का पुत्र है चंद्र प्रकाश। अब आप 30वें अध्याय पे आ चुके हैं। गांव में शहर से आए एक लड़के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के उपदेश व जागरूकता का काम चलता है ना, उसका जिक्र किया गया है। शोहदा कौन? ये शहर के एक बड़े पत्रकार छोटे मोटे पत्रकारों की शोहदा समझते हुए आते हैं। गांव के पिछले दरोगा जी अपनी गलती व भूल के लिए जो जोगनाथ से माफी मांगने आते हैं। बैद जी इस मामले को प्रधान जी शनिचर के पास भेज देते हैं। शनिचर फिर भी बैद जी से ही फैसला करवाता है। बैद जी का शहर आना जाना व दरोगा के तबादले की अपील करना और अपील न मंजूर करना, ये है। फिर वैद जी व सभा पर गबन के आरोप के कारण कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर व डिप्टी डायरेक्टर का उनको सभा पद से त्यागपत्र देने का सुझाव इसमें दिया गया है। नए पद पर बद्री पहलवान का बैठना हो जाता है। और इस तरीके से 32वें अध्याय तक आते आते जो बैद जी है, वो जो गयादीन है बेला के पिता, उनसे बद्री पहलवान के रिश्ते की बात करने उनके घर जाते हैं। लेखक द्वारा इस घटना का इस अंदाज में वर्णन है जैसे कोई ऐतिहासिक महत्व की घटना है जो आने वाली पीढ़ी के लिए अपने एग्जाम में लिखना जरूरी हो गया कि प्रेम प्रसंग में वो बात करने गए हैं। गयादीन का शहर के एक लड़के जो गांव में जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय बताने की नौकरी करने वाले लड़के से शादी करने की बात की। हम तो अपनी बेटी बेला का विवाह तो तुम्हारे यहाँ पे बद्री बद्री से नहीं करने वाले हैं, हमारे यहाँ तो एक लड़का हमको मिल गया अपनी बेटी के लिए। इन्हीं बातों के बीच खूंटे से बधी एक भैंस के उछल कूद करने की आवाज आती है और किसी प्रेमी से मिलने की तीव्र उत्कंठा से रंभाने व चक्कर काटने का दृश्य दिखता है, जैसे किसी भैंस की सख्त आवश्यकता थी। बाद में वहां की रमजानी घूसी का भैंसा 2 रुपए पर लगाने की राजी हो जाता है। गयादीन के पास खन्ना, जो गयादीन है उसके पास जो खन्ना है वो आता है ना। ये चीज ध्यान रखना है कि गयादीन के पास खन्ना और रंगनाथ व अन्य मास्टर जो प्रिंसिपल के विरुद्ध खड़े थे, वो सब दफा 107 को लेकर बातें और इस मसले पर बात करने आते हैं। वहां पे मालवी जी, तो देखिए जो जो एक तरीके से इन लोगों से बड़े परेशान है ना, चाहे वो मालवी हो, खन्ना हो, रंगनाथ हो, ये सब आते हैं। देखो रंगनाथ भले ही अपने मामा के यहाँ है, लेकिन वो भी अपने मामा के विरुद्ध है। उधर जो गयादीन है उसे लड़की के पिता ने क्या किया, लड़की के पिता ने जिससे वो कहा कि अपनी बेला का शादी कराएंगे, उसे 15,000 रुपए की मांग कर दी। अब शादी के बदले गयादीन ने 7,000 से अधिक देने में बताया कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे। अब यहाँ पे दहेज प्रथा की व्यवस्था को देखिए। दफ्तर में इजलास जोश ने इन दोनों पक्षों को खूब छड़काया और दोनों पक्षों के वकीलों को भी। एक घटना, गयादीन अपने गांव के एक व्यक्ति जो बैद जी से पहले आए और गांव के पहले नेता भी थे,
माता प्रसाद का जिक्र यहाँ पे किया गया है कि वे किस प्रकार जेल जाते हैं और अपनी वीरता के किस्से, यानी माता प्रसाद जेल जाना और जो है उनकी वीरता के किस्से सुनाता। उनके जेल जाने के बाद बैद जी का गांव आना और लोग कुछ समझ पाते कि इससे पहले ही वे राजनीति में इतने गहरे बैठ गए और गांव में अपने झंडे गाड़ लिए। कौन? माता प्रसाद। 33वें अध्याय में बस अड्डे का वो और वहां पे फैलाई गई गंदगी का बड़ा ही व्यंगपूर्ण ढंग से चित्रण है। ये चीज आप तब भी देखेंगे जब हम पहला अध्याय आपको पढ़ा रहे थे कि किस तरीके से जब ये क्या नाम है रंगनाथ यहाँ पे शिवपालगंज में एंट्री करने वाला होता है तो गांव का वो सुबह का दृश्य है कि कैसे महिलाएं जो है बाहर शौच इत्यादि के लिए है, यानी स्वच्छता के नाम पे देखेंगे मैली बस्ती। बिल्कुल वैसा है जैसे आप धरती धरना अपना में काली का प्रवेश देखते हैं जब अपनी चमादड़ी बस्ती में होता है, वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है। और जो 34वां अध्याय है इसमें जो खन्ना मास्टर हैं उनके घर का दृश्य, सभी वहीं पे बैठे हैं। बैठे हुए लोगों में खन्ना मास्टर मालवी है और उनके गुट के 2 लोग हैं, मास्टर भी है, रंगनाथ भी है। इनके अलावा 2 लड़के जो पूरे इलाके में बातचीत होने के पहले ही मारपीट कर बैठने के लिए प्रसिद्ध है। बहस इस बात पर हो रही थी कि खन्ना मास्टर ने एक लड़के को परीक्षा में नकल करते पकड़ लिया था और प्रिंसिपल के पास शिकायत कर दी और वहां प्रिंसिपल व खन्ना में गर्मा गर्मी बढ़ गई तो प्रिंसिपल ने खन्ना को जूतों से पीट दिया। सोचो प्रिंसिपल की औकात तो देखो, उसने खन्ना एक मास्टर है उनको जूते से पीटा और कॉलेज से निकाल दिया क्योंकि वो लड़का प्रिंसिपल का चमचा था। और चमचे पे तुमने आरोप कैसे लगा दिया? अब प्रिंसिपल का वैद्य जी के घर आना और जो है बद्रीनाथ के विवाह के बारे में कमेंट करना। जो प्रिंसिपल है वो वैद्य जी के यहाँ पे आता है और वैद्य जी के घर आके बद्रीनाथ जो इनका बड़ा लड़का था उसके विवाह के बारे में कमेंट करना और कुछ बातें होना। तो 35वां अध्याय जो इसमें प्रिंसिपल व खन्ना मास्टर, प्रिंसिपल वर्सेस खन्ना मास्टर जो है उनके मामले के लिए डिप्टी डायरेक्टर को बुलाना और उनका नाम आना और अंत में वैद्य जी द्वारा ही फैसला सुना देना कि खन्ना जी तुम इस्तीफा दे दो। रूपन को जायदाद से बेदखल कर दिया जाता है, यानी छोटा वाला जो बेटा है इनका रूपन को ये जायदाद से बेदखल कर देते हैं। और दूसरे दृश्य में आप देखते हैं कि जो सनीचर है उसकी दुकान के सामने बड़े ही नाटकीय ढंग से 2 व्यक्ति लड़ाई लड़ रहे थे। लड़ाई केवल शाब्दिक की थी, सड़क पर गहरी घरघराहट होना, शहर का कोऑपरेटिव डेयरी वाला ट्रक आया हो, फिर एक तेली और गोश्त खरीदकर चिकवे के घर लौटता दिख रहा है रोज की तरह ही। उसमें भी कहा गया है जय हिंद साहब दूर किसकी मदारी की, यहाँ पे क्या कहा गया है? जय हिंद साहब दूर किसी मदारी की डुगडुगी बजने लगती है। ये सब एक दृश्य है ना, व्यंगपूर्ण दृश्य दिखाया गया है। जैसे मदारी जहन्नुम में जाने की बजाय वही जोर जोर से गाने लगा और उसकी डुगडुगी अब नई ताल पर बज रही थी। कुछ दूरी पर कुत्ता देखिए दुम हिलाता है, ये समझ रहे हैं आप? व्यंग है, इसको ये समझिए कुत्ता नहीं है। और समाज में आप समझ लीजिए किसके बारे में बताया जा रहा है। एक तरफ मदारी है और हम लोग क्या है एक तरीके से, एक तरफ मदारी जो है डुगडुगी बजा रहा है, दूसरी तरफ कुत्ता दुम हिला रहा है, कमर पर लपलपाते भौंक रहा है। लड़के घेरा बांध कर खड़े हो गए हैं। दोनों बंदर मदारी के सामने बड़ी गंभीरता से मुंह फुलाकर बैठे हुए हैं और लगता था कि वे उठेंगे तो भरतनाट्यम के नीचे नहीं नाचेंगे। उपरोक्त गद्यांश में वैद्य जी मदारी के सनीचर और प्रिंसिपल कुत्ते, यानी कौन क्या है? वैद्य जी क्या है? मदारी के। सनीचर और प्रिंसिपल क्या है? सनीचर और प्रिंसिपल क्या है? कुत्ते के। यानी सनीचर और प्रिंसिपल कुत्ते का प्रतीक है। वैद्य जी क्या है? मदारी है। रंगनाथ और ऊपर बंदर के प्रतीक है। और अंत में बेचारा हार जाता है। और क्या करेंगे आप ऐसे व्यवस्था के पीछे, हार मान ही लेना पड़ता है इंसान को। तो पलायन संगीत आता है। प्रिंसिपल का जो रंगनाथ है उसको खन्ना के स्थान पर ही पढ़ाने का सुझाव दिया जाता है। प्रिंसिपल को क्या बोला जाता है? रंगनाथ। प्रिंसिपल को, हाँ प्रिंसिपल का रंगनाथ को, प्रिंसिपल जो है उसको जो है रंगनाथ को कहा जाता है कि खन्ना के स्थान पे एक काम करो, तुम रंगनाथ पढ़ा दो। रंगनाथ का शहर जाके रिसर्च पूरा करना और इन दलबंदों से उठकर अब लौट जाने का कि अब हम यहाँ पे इस शिवपालगंज जैसी जगह पे हम टिक नहीं पाएंगे। वो प्रिंसिपल के सुझाव पर ऐसे प्रस्ताव के लिए झड़पता, क्रोध प्रकट करता और प्रिंसिपल की रंगनाथ को उसके आदर्श विचारों के कारण गधा कहना और अंत में एक मदारी के खेल की ध्वनि व बंदर बंदरी के नाच पर वाक्य पूरा करना। इस तरीके से ये उपन्यास जो है यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बारे में राग दरबारी के बारे में कुछ विद्वानों ने राय दिया है। डॉक्टर गोपाल राय जी, राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गांव शिवपालगंज की कहानी है। उस गांव की जिंदगी का दस्तावेज है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्राम विकास और गरीबी हटाओ के आकर्षक नारों के बावजूद वो घिसट रहा है। यही हाल है। बिल्कुल गोपाल जी ने सही कहा। नेमीचंद जैन जी कहते कि आज के भारतीय जीवन की जब विभिन्न झांकियां आप देखते हो तो कितना प्रभावी चित्रण किया गया है राग दरबारी में, जो हमारे अति परिचित अनुभव को फिर से ताजा कर देते हैं। रामदरस मिश्र कहते हैं कि आज की राजनीति ने भारतीय गांव की जिंदगी को कितना तोड़ कर रख दिया है, कैसे कैसे अजनबी स्वर उभर आए हैं। लेखक ने बहुत ही सहज भाव से इस यथार्थ को मूर्त रूप दिया है। डॉक्टर चंद भानु सोनपड़े
श्रीलाल शुक्ल ने सिपालगंज की प्रवृत्तियों का उद्घाटन अपने उद्देश्य के रूप में कहा है कि मनुष्य के मन के भीतर छुपे हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म पहलुओं को निकाल के खोखले मनुष्य के कृत्रिम आवरण को दिखा दिया इन्होंने। नामवर सिंह मार्क्सवादी चिंतक। राग दरबारी जैसे उपन्यास के लेखक श्रीलाल शुक्ल को इतनी देर से ज्ञानपीठ पुरस्कार देने के लिए ज्ञानपीठ अकादमी को पश्चाताप करना चाहिए। अरे ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको समाज को तो तुरंत आड़े हाथों लेना चाहिए, उनको तो तुरंत ही सिरमौर बना देना चाहिए। और उपन्यास के आप अंतिम पेज में इस तरीके से देखेंगे, जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे आज से 40 वर्ष पहले का ये उपन्यास और ज्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। राग दरबारी एक ऐसा उपन्यास है जो गांव की कथा के माध्यम से आधुनिक भारतीय जीवन की मूल्यहीनता को सहजता और निर्ममता से अनावृत करता है। शुरू से आखिर तक इतने निस्संग और स्वउद्देश्य व्यंग के साथ लिखा गया हिंदी का शायद ये पहला बृहद उपन्यास है। फिर भी राग दरबारी व्यंग कथा नहीं है, इसका संबंध एक बड़े नगर से कुछ दूर बसे हुए गांव की जिंदगी से है, जो इतने वर्षों की प्रगति और विकास के नारों के बावजूद निहित स्वार्थों और अनेक अवांछनीय तत्वों के सामने घिसट रही है। ये उसी जिंदगी का दस्तावेज है। 1968 में राग दरबारी का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण साहित्यिक घटना था। 70 में साहित्य अकादमी देना, 86 में दूरदर्शन धारावाहिक के रूप में राग दरबारी जो है 1986 में दूरदर्शन धारावाहिक के रूप में इसे लाखों दर्शकों की सराहना प्राप्त हुई। वस्तुतः राग दरबारी हिंदी के कुछ कालजयी उपन्यासों में से एक है। और इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, एक एक चीज को आपको करा दिया गया है। थोड़ा सा अब मुझे लग रहा है ना कि आपको कथानक भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो थोड़ा सा हल्का सा आपको और बताते हैं। मेंस की दृष्टि से भी ध्यान रखिएगा, मैं ज़्यादा चीज़ें की कॉन्सेप्ट पे आप लोगों को सहूलियत के लिए चीज़ें बता देती हूँ, पर मेरा पूरा फोकस होता है अंडरस्टैंडिंग पे। मुझे लगता है कि आपके फैक्ट इधर उधर थोड़े हो भी सकते हैं, लेकिन थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी तो इन फ्यूचर तक आपको बहुत अच्छे समझ देगा। इन फ्यूचर में आप हायर एजुकेशन में बहुत अच्छे प्रोफेसर की जगह पे अपने को देखेंगे तो निसंदेह आप लोगों का कल्याण करेंगे। और थोथी बातें सब साफ पढ़ने से कुछ होता जाता नहीं है। हमारी पढ़ाई का पद्धति जो ऑब्जेक्टिव वेस्ट कर दिया ना, यहाँ पे हम लोगों के साथ ये खेला खेल चल रहा है। वरना जहाँ पे आपके चिंतन मनन की बात आ जाती तब तो आप सही मूल्यांकन इसका कर पाते। एचपीएससी में जो भी बच्चे जो अपीयर होने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाला है आंसर राइटिंग के पर्पज से। राग दरबारी के मुखपृष्ठ पर लिखा गया है, राग दरबारी का संबंध एक बड़े नगर से कुछ दूर बसे हुए गांव की जिंदगी से है। आजादी के बाद की प्रगति और विकास के नारों के बावजूद निहित स्वार्थ और अनेक अवांछनीय तत्वों के आघातों के सामने उभर रहा है। ये उसी जिंदगी का दस्तावेज है। इससे स्पष्ट है कि राग दरबारी का विषय शिवपालगंज और उसकी छाती पर सवार वैद्य जी और उनकी बैठक है। हाँ, इस दृष्टि से ये बैठक ही दरबार है जिसके राग से पूरा गांव समाज संचालित हो रहा है। सतह पर यह उपन्यास उस जिंदगी का दस्तावेज देता है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि लखनऊ जैसे किसी बड़े शहर से कुछ मील की दूरी पर सड़क के किनारे बसा कस्बा, कहाँ से, लखनऊ जैसे किसी बड़े शहर से। यही चीज आप लखनऊ में सिमरी और बेलारी के कॉन्सेप्ट को गोदान में देखेंगे। ये शिवपाल भी लखनऊ से कुछ दूर पे ही शहर पे बसा, कुछ मील दूरी पे बसा है और हिंदुस्तान के नक्शे ढूंढने पर आपको शायद शिवपालगंज ना मिले। बावजूद इसके उस उपन्यास का शिवपालगंज आजादी के बाद विकसित हुए हिंदुस्तान में आपको कहीं भी नहीं मिल सकता है। जैसे मैला अंचल का पूर्णिया बिहार, जिसमें धूल भी है, फूल भी है, सूल भी है, कांटे भी है, सब कुछ है। इसलिए बैद जी के दरबार का राग अपनी आंचलिक सीमाओं का अतिक्रमण कर समूचे देश का राग बन जाता है। इसलिए दरबार की वास्तविक स्थिति देश के बड़े बड़े प्रतिष्ठान, यहाँ तक कि संसद और विधानसभा द्वारा स्थापित सत्ता प्रतिष्ठानों की चार दीवारी पर पहुंच जाता है। बहुत ही अपने आप में ये उपन्यास ना अंतर्वस्त्र की परिधि इतनी व्यापक है कि आपको हम संपूर्णता में इसको समझा ही नहीं पाएंगे इतने कम में। क्या चीज इस उपन्यास में नहीं है? प्रशासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सबकी झांकी। पंचायत, ग्राम सभा, सहकारी समिति, राष्ट्रीय प्रजातंत्रवाद के परिणाम स्वरूप सत्ता की राजनीति, विरोध की राजनीति, गुटबादी, भ्रष्टाचार, तिकड़म, शोषण, उत्पीड़न और गांव की कथा का केंद्र बनकर भी उपन्यासकार ने दरबार के राग को कभी मध्यम होने नहीं दिया। विषय और अंतर्वस्तु या वस्तु तत्व में देखें तो समझने से पहले यही होता है ना कि आप कोई भी चीज, जैसे कोई उपन्यास है तो हमने कहा प्रासंगिक है कि नहीं है, आप प्रासंगिकता देख लो इस चीज की। इसके मूल वस्तु जब कंटेंट में आप घुसते चले जाते हो ना तो आपको लगता है यार ये तो जीवंत दस्तावेज है, ये तो हमारे आसपास हो रहा है। श्रीलाल शुक्ल महोदय जी ने जो 20-25 वर्षों की तथाकथित उपलब्धियों के परिप्रेक्ष्य में विकलांग और विद्रूपता जो समाज का दिखाया गया, ये बिल्कुल ग्राम विकास पूरे देश से कैसे कट कर अंकित दिखाया गया है। और ये विकास क्षेत्र में आंतरिक परिवर्तन का उद्घोष भी है। विकास के नाम पे आप यहाँ पे देखेंगे कि गांव में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, प्राइमरी स्कूल है, ये आपके भी गांव में होगा, प्राइमरी स्कूल होगा, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र होगा। और जब आप वहाँ पे जाते हैं जिस उम्मीद से जाते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी, तो आपको झुंझुना पकड़ा दिया जाता है।
यहाँ पे देखिए क्या होता है इस गाँव में, प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, इनका रेगुलेशन क्या है? ये छद्म आवरण के राजनीति के प्रपंचों के हाथ में है, जो अपनी कठपुतली से सबको घुमाते हैं, लोगों के पैसों को, लोगों के हक को कैसे मारते हैं। यानी वास्तविकता ये कि गांव में मरीजों के लिए मुफ्त इलाज के लिए चिकित्सा केंद्र में दवाएं आती हैं, असहाय बच्चों की मदद के लिए प्राइमरी स्कूल में किताबें वगैरह आती हैं। अमेरिकी दूध के डिब्बे की तरह गांव प्रधान सनीचर जो होता है गांव का प्रधान बन जाता है और चोरी छपे इसको बेच देता है, लोगों का हक मार लेता है। इससे केवल सनीचर या वैद्य जी का असलियत नहीं निकल के आ रहा है, ये हमारे सरकार यानी केंद्रीय सरकार की अर्थनीति और राष्ट्रीय विकास को दिखाया गया है। क्या आज भी आपके समाज में आपकी योजनाओं और अपने आप को देखिए ना आसपास कि अपने हक को मार नहीं लिया जाता। बहुत सारी योजनाएं आती हैं, सारे पैसे दलाली में चले जाते हैं। उपन्यास में स्थान स्थान पे देश के बुद्धिजीवी, नेता, सरकारी कार्यालय, न्यायालय, शिक्षा संस्थान, ऋण एवं अनुदान वितरण प्रणाली, सामुदायिक कृषि केंद्र, साहित्यकार, सब पे टिप्पणी की गई है। ये सुबह उपन्यास का विषय ना होकर उसका कंटेंट बनता है। पार्टी प्रेसिडेंट कामराज की डांट पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का प्रेस वक्तव्य, चीनी आक्रमण के समय कृपलानी जी द्वारा भारत की गुटनिरपेक्षता की बात हो, या पालक बालकों की भूमिका पर लोकसभा और विधानसभा में धुआंधार भाषण की बात हो। उपन्यास में आपको पता है कितने लोगों का जिक्र है। अब देखिए भारतीय बुद्धिजीवी की स्थिति जो है, पेशेवर कोषकारों पे कटाक्ष है, मैथिली शरण गुप्त हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, टैगोर जी हैं, पंत जी हैं, किजो कुमार माथुर जी हैं, प्रेमचंद और उनका गोदान है 2 बीघा जमीन, इन सब का दृश्य का जो है यहाँ पे बातचीत किया गया है। और फिल्म साहित्यकार कृष्ण चंद्र और ख्वाजा अहमद अब्बास का जिक्र फिल्मी दुनिया में प्रवेश को दिखाया गया है। मतलब एक तरीके से भले ही लेखक ने काल्पनिक गांव के रूप में शिवपालगंज को दिखाया है, लेकिन कुछ भी उन्होंने छोड़ा नहीं है। बैस जी के वो बैठक में देखिए कैसे गंजे बैठे हुए हैं। कुछ दिनों में ही रंगनाथ को शिवपालगंज के बारे में ऐसा लगने लगा कि जैसे महाभारत में जो कहीं नहीं है वो यहाँ है और जो यहाँ है वो कहीं नहीं है। उसे यही लगता है कि हम भारतवासी एक है और वो हर जगह हमारी बुद्धि एक जैसी है। उसने देखा कि जिसकी प्रशंसा में सभी मशहूर अखबार पहले पृष्ठ से मोटे मोटे अक्षरों में चिल्लाना शुरू करते हैं, जिसके सारे बड़े बड़े निगम चलते हैं, आयोग प्रशासन उठते बैठते हैं, ये तो सब पैतरेबाजी है। ऐसा सोचते ही भारत की सांस्कृतिक एकता में आस्था और मजबूत हो जाती है। शिवपालगंज समूचे भारत का प्रतिनिधि है। यहाँ पे इसको आपको बिल्कुल अलग करके देखना ही नहीं है। ग्राम प्रधान गांव के विकास के लिए होता है। सनीचर जैसे प्रधान रहेंगे तो किसी गांव का विकास होगा? उस पर तो सनीचरी छा जाएगी। इसलिए गांव के सभा में जो है अमीर और गांव के प्रधान की अमीरी, यानी गांव के सभा की जो अमीरी है, ग्राम के सभा कितना अमीर है और गांव का प्रधान कितना अमीर है, उन पे डिफरेंस क्रिएट करते हुए, व्यंग करते हुए लेखक ने कहा उस पद यानी गांव का प्रधान का जो पद है ना, उस सम्मान में कमी नहीं होती, क्योंकि सारे देश की तरह जो शिवपालगंज है ना, उसमें भी किसी भी तरीके से हो, केवल अमीर बन जाने से आदमी सम्मानपूर्ण बन जाता है। तुम गधा इंसान हो, बस अमीर बन जाओ, तुम्हारा सम्मान बढ़ जाएगा। और इस सारे देश की तरह किसी संस्था का फोकट पैसा खा लेने भर से आदमी का सम्मान नहीं घटता यहाँ। अरे इनका तो सम्मान आप ये कह सकते हो कि ये तो दूसरों को खा जाने के लिए पैदा होते हैं, इनको कोई कुछ नहीं कर सकता, इन पे उंगली नहीं उठा सकता। ये लेखक ने देशव्यापी भ्रष्टाचार और आर्थिक घोटाले की प्रवृत्ति को दिखाया है। रंगनाथ जो होता है, जो रिसर्च स्कॉलर होता है, वो उसको सनीचर की विजय में पता है क्या लगता है? क्योंकि बेचारा पढ़ा लिखा, सनीचर जैसा गधा इंसान गांव का प्रधान बनता है। क्यों? क्योंकि वो वैद्य जी का चाटुकार है। तो उसकी विजय में उसको लगता है तो प्रदेश की राजधानी में न जाने कितने वैद्य जी और मंत्रियों तथा मुख्यमंत्रियों के कतार में न जाने कितने सनीचर घुसे पड़े हुए हैं। यहाँ वैद्य और सनीचर की स्थिति क्या लगता है? मंत्री मुख्यमंत्रियों के मध्य मूर्ख और निठल्ले जनप्रतिनिधियों की स्थिति को। ये गांव का सभापति बन के बैठा निठल्ला इंसान चला रहा है पूरी व्यवस्था को, पैसा आ रहा है किसी और के लिए, खा रहा है, वो मस्ती वो कर रहा है। शिवपालगंज की बदतर स्थिति से खिन्न होकर जब रंगनाथ कहता है धरती पर एक शिवपालगंज ही नहीं, हमारे तुम्हारे लिए सारा मुल्क पड़ा हुआ है, इस पर खिन्न होते हुए रूपन क्या कहता है? रूपन यानी उनका छोटा लड़का, मुझे तो लगता है दादा सारे मुल्क में ही शिवपालगंज बसा है। ये इसका चरम यथार्थ है। तो उदाहरणों के साथ भी आप देखेंगे तो कंटेंट बहुत ज्यादा है। यहाँ उपन्यास में नंगा नाच के दृश्य की बात की गई है कि नंगा नाच चल रहा होता है, रंगनाथ देख के ऊब जाता है, वहां से निकलता है कि हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर निकलता है तो कॉलेज के प्रिंसिपल से झड़प हो जाती है। प्रिंसिपल का उत्तर है कि बाबू रंगनाथ तुम नंगा नाच ना देख पाओगे ना, तुम्हारे विचार देख रहे बहुत ऊंचे हैं, पर तुमको पता है कुल मिला के क्या होने हैं? तुम हो इंसान गधे। हाँ, क्योंकि ये स्वतंत्रोत्तर भारतीय समाज में प्रायः हर बुद्धिजीवी के गाल पर एक तमाचा है कि तुम गधे हो। ये यथार्थ कड़वा सच का तमाशा है। और इसी पे विवेकी राय जी ने टिप्पणी भी किया है, जब ये हम सब गधे हैं पढ़ लिख के, तब ऐसा बुद्धिजीवी
आज भारत का हर बुद्धिजीवी आज रंगनाथ की तैनीय तस्वीर हदबुद्धि बना देख रहा है। कांग्रेसी समाज की उन चुनौतियों से भीतर ही भीतर जूझ रहा है जो जाल की तरह उसके चारों ओर लगे पड़े हैं और जिनके जाली मच्छरों के सरदार रूप में कोई वैद्य अपने खास रिश्तेदार पड़े रहे, जिनसे निपटने का सबसे अधिक सुकर कोई मार्ग नहीं कि तमाशा भूमि को छोड़कर, यानी हम आप इंसान जो पढ़े लिखे हैं, जब तमाशा बीन बजने बैठते हैं, जब अपने हक को किसी और के हक में जाते देखते हैं तो तमाशा बीन बन के बस बैठ के यही देखते रहते हैं कि चुपचाप हम निकल जाए। ये व्यंग है समाज पे। तो मुझे पता है कि आपको कंटेंट बहुत अच्छे से, विषय वस्तु अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी ऐसा नहीं था कि समझ में नहीं आया। कुछ इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं वो भी करा देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे। हम बहुत संक्षेप में कराने में बिलीव नहीं करते हैं कि कॉन्सेप्ट के साथ आप सारी चीज़ों को पढ़िए। और मैं तो ये कहती हूँ कि एक विद्यार्थी जीवन में है, बहुत अच्छा उपन्यास पढ़ने का मौका मिला है, आपको उस रूप में पढ़ना है। ठीक है? तो उपन्यास की कथासार के संबंध में बात कर लिया, जो प्रमुख पंक्तियाँ हैं उनके बारे में थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। और बाकी तो जब उपन्यास हम पढ़ते जाएँगे, की पॉइंट्स बताते चलेंगे। बस आप 6 ओ क्लॉक पे क्लास रहेगा, 3-4 घंटे का, आप बस तैयार होके बैठिएगा। शुरुआत है कि वहीं एक ट्रक खड़ा था, उसे देखते ही यकीन हो जाता था इसका जन्म केवल सड़कों के साथ बलात्कार करने के लिए हुआ है, जैसे कि सत्य के बलात्कार होते हैं। पहले ही लाइन में, पहले ही अध्याय में ये व्यंग कस दिया गया था। ड्राइवर ने मुस्कुराकर क्या कहा था? प्रशंसा पत्र ग्रहण किया। रंगनाथ ने अपनी बात साफ करने की कोशिश की। उसे चाहे जितनी बार टॉप गियर में डालो, 2 गज चलते ही फिसल जाती और लौट कर अपने खांचे में आ जाती। ये ट्रक की बदहाल स्थिति से समाज के परिदृश्य को दिखाया गया है। जब उसने, ट्रक ड्राइवर ने पूछा, क्या कर रहे हो भैया, बड़े सूट बूट में खद्दर वद्दर पहने हो? तो देखते हैं क्या कह रहा है ये, क्या नाम है, रंगनाथ कह रहा घास खोद रहा हूँ। घास खोद रहा मतलब इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। पर साल एमए किया, 30 साल रिसर्च शुरू किया हूँ। तो ड्राइवर से रंगनाथ कहता है। और फिर वो लास्ट में कहते कहते क्या कहते हैं, वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है। वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया जिसे कोई भी लात मार सकता है। ड्राइवर भी उस रास्ते पर चलते चलते एक जुमला मारकर चपरासी के साथ ट्रक की ओर चल दिया। इतना काम है कि अपराधों की जांच नहीं हो पाती, मुकदमों का चलान नहीं हो पाता, अदालतों में गवाही नहीं हो पाती। इतना काम है कि सारा काम ठप पड़ा है। बाद में पता चलता है कि वो अकेला आदमी 20 गांव की सुरक्षा के लिए तैनात है। 20 गांव, यानी जो थाने में अब देखता है, सिपालगंज थाने में जाके जो व्यक्ति भंग हो रहा है बैठ के, वो 20 गांव की सुरक्षा में वो है। इसके थाने में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनसे आप सोचेंगे डाका भी पड़ जाए ना, कुछ ना कर पाए, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही लोग हैं। जिस हालात में जहाँ है वहां से उसी हालात में वो 20 गांव का अपराध रोक सकता है। हाँ, अपराध हो गया तो उसका पता लगा सकता है, अपराध ना हुआ तो उसे करा भी सकता है। सोचिए, मतलब अपराध ना हुआ तो भी इन लोगों के हाथ में सिपालगंज के थाने में वो अपराध करा दे। तो आजकल रिपोर्ट वगैरह देख ही रहे हैं। देश में इंजीनियरों और डॉक्टरों की कमी का कारण ये है ना कि इस देश के निवासी परंपरा से कवि है। चीज को समझने के पहले वो उस पर मुग्ध होकर कविता लिखने लगते हैं। सिपालगंज वाले यही काम करते हैं। अब ये देखिए, हर हिंदुस्तानी की यही हालत है। 2 पैसे की जहाँ किफायत हो वो उधर ही मुंह मारता है। मास्टर मोतीराम कलर ने कहा, सरकारी बस वाला हिसाब लगाओ मालवी। एक बस बिगड़ जाती है तो सवारियां पीछे आने वाली दूसरी बस में बैठा दी जाती हैं। इन लड़कों को भी वैसे ही अपने दर्जे में ले जाके बैठा लो। इस देश में जाति प्रथा को खत्म करने की यही एक सीधी सी तरकीब है। जाति से उनका नाम छीन कर उसे किसी आदमी के नाम में पकड़ा दो। पुनर्जन्म के सिद्धांत को इजाद दीवानी की अदालतों में हुई, यानी पुनर्जन्म के सिद्धांत की इजाद दीवानी की अदालतों में हुई, ताकि वादी और प्रतिवादी इस अफसोस को लेकर ना मरे कि उनका मुकदमा अधूरा ही पड़ा रहा। इसके सहारे वो सोचते हुए चैन से मर सकते हैं कि मुकदमे का फैसला सुनने के लिए अभी अगला जन्म तो पड़ा ही है। तब तक लंगर दरवाजे पर आ गया। शास्त्रों में शूद्रों के लिए जिस आचरण का विधान है उसके अनुसार चौखट पर मुर्गी बनकर उसने व्यास जी को प्रणाम किया। इससे प्रकट हुआ हमारे यहाँ आज भी सास सर्वोपरि है। इस देश में लड़कियां ब्याहना भी चोरी का बहाना हो गया। वो जब रिश्वतखोरी के लंगड़ से संवाद होता है ना, कहता देखो भाई मेरी बहन बेटियां हैं तो ये जितना कमाता हूँ तो खा लेता हूँ, दारू कलिया वो उड़ा देता हूँ। अब बताओ बेटियों की शादी करेंगे 4-4 बहनों की, तो कहते इसलिए ऊपरी कमाई है, इसलिए हमको 5 ही चाहिए, 2 में हम नहीं मानेंगे। तो इस देश में लड़कियां भी तो ब्याहना एक चोरी हो गया। चोरी का बहाना, पैसा वसूल रहे हो, एक रिश्वत लेना। आप ये चीज जो है नमक का दरोगा में देखिए, नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद जी का। तो दरोगा जी से क्या कहा जाता है एक तरीके से कि भाई तुम पैसा लो, ऊपरी कमाई करो, ये यहीं पे क्यों। आप पूरे उनके क्या नाम है, सेवा सदन, आई थिंक सेवा सदन, मुझे 1918 में उनका कौन सा आया था उपन्यास, हाँ सेवा सदन ही था, मुझे लग सेवा सदन था, मेरे दिमाग से निकल गया। अरे वो जो वेश्यावृत्ति पे करके है ना, पहला उनका 1918 में आया। बताइएगा कमेंट में अगर याद आ रहा हो। उसमें आपने देखा नहीं कि पिता जीवन पर्यंत जो बड़े सादगी से रहते हैं, पुलिस महकमे में रहते हैं, लेकिन दोनों बेटियों का क्या हाल हो जाता है।
हुँ? क्योंकि ये जो है इनको फँसा दिया जाता है। ये हमेशा न्याय के पक्षधर होते हैं। तो इस दस में लड़कियाँ ब्याहना भी चोरी का काम है। एक रिश्वत लेता तो दूसरा कहता क्या करे बेचारा, बड़ा खानदान है, लड़कियाँ ब्याहनी है, सारी बदमाशी का तोड़ बस लड़कियों का ब्याह है। यहाँ भी ये मानकर चला गया था कि किसान गाय भैंस की तरह मच्छर भी पालने के उत्सुक हैं और उन्हें मारने के पहले किसानों का हृदय परिवर्तन करना होगा। हृदय परिवर्तन के लिए रोग की जरूरत है, रोग के लिए अंग्रेजी की जरूरत है। छोटे पहलवान बोले जिस किसी की दुम उठाकर देखो मादा ही नजर आता है। गुटबंदी परात्मा यानी जो गुटबंदी है वो परमात्मा अनुभूति की चरम दशा का एक नाम है। इसमें प्रत्येक तू मैं को और मैं प्रत्येक मैं तू को अपने से ज्यादा अच्छी स्थिति में देखता है। वो उस स्थिति को पकड़ना चाहता है। मैं तू और तू मैं को मिटाकर मैं की जगह तू और तू की जगह मैं बन जाता है। वेदांत हमारी परंपरा है। चूंकि गुटबंदी का अर्थ वेदांत से खींचा जा सकता है, इसलिए गुटबंदी भी हमारी परंपरा है और दोनों हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं। आप बाभन है और मैं बाभन हूँ। नमक से नमक नहीं खाया जाता। हाँ, चपरासी प्रिंसिपल से कहता है। कोई साला काम तो करता नहीं है, सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं। रूपन रंगनाथ से कहता है जनता के रुपए पर इतना दर्द दिखाना ठीक नहीं है। ये किसने कहा था? गयादीन ने समझाया था मालवी को कि इतना ज्यादा परेशान मत हो, जनता का रुपए तो ये लोग ऐसे ही खाते पचाते भी रहते हैं। नैतिकता का नाम ना लो मास्टर साहब, किसी ने सुन लिया ना तो चालान कर देगा। वहां लकड़ी की एक टूटी फूटी चौकी पड़ी है, देख रहे हो? देखो उस चौकी को। उसकी ओर उंगली उठाकर गयादीन ने कहा नैतिकता समझ लो कि ये चौकी है, एक कोने में पड़ी है नैतिकता। सभा सोसाइटी के वक्त पर इस पर चादर बिछा दी जाती है, तब लोग भाषणबाजी करके चले जाते हैं लेक्चर फटकार के। ये संविधान क्या है? संविधान एक कविता का नाम है जिसके अनुच्छेद 17 में छुआछूत खत्म कर दी गई है। लेकिन ये देखो, क्योंकि इस देश में लोग कविता के सहारे नहीं बल्कि धर्म के सहारे रहते हैं, क्योंकि छुआछूत इस देश का एक धर्म है। गांधी जैसा कि कुछ लोगों के आज भी याद होगा कि भारतवर्ष में ही पैदा हुए थे। उनके अस्थि कलश के साथ उनके सिद्धांतों को संगम में बहा देने के बाद ये तय किया गया था कि गांधी की याद में अब सिर्फ पक्की इमारतें ही बनाई जाएंगी और कुछ उनको फॉलो थोड़ी किया जाएगा। ये भी करारा व्यंग्य है कि आप मूर्तियों का माल्यार्पण करते रह जाओ, कम से कम उस मूर्ति में व्यक्ति जो विद्यमान आत्मा है उसको अगर भारतीय नागरिक अपने जहन में उतार लेते तो कम से कम जिस राष्ट्र की कल्पना की गई थी, सुगत भविष्य की कल्पना की गई थी, वो साकार रूप में होता। पर तुम लोग गए गुजरे इंसान सिर्फ माल्यार्पण करते रहो, अपनी राजनीति चमकाते रहो। चुनाव की चोचले में कुछ नहीं रखा है, नया आदमी चुनो तो वह भी घटिया निकलता है, सब एक जैसे हैं। अपने देश का कानून बहुत पक्का है, जैसा आदमी वैसी अदालत। हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोग कभी कभी एक बीमारी के शिकार हो जाते हैं, उसका नाम है क्राइसिस ऑफ कॉन्शंस। देखो दादा ये तो पॉलिटिक्स है, देखो दादा ये तो पॉलिटिक्स है, इसमें बड़ा बड़ा कमीनापन चलता है। ये तो कुछ भी नहीं हुआ। रूपन रंगनाथ से अगर हम खुश रहे तो गरीबी हमें दुखी नहीं कर सकती, और गरीबी को मिटाने की असली योजना यही है कि हम बराबर खुश रहें। ये साली टेक्स्ट बुकें समझ लीजिए सड़े गले फल ही तो हैं, लौंडों को पेट में इन्हें को भरते रहते हैं, कोई हजम करता है कोई को पेट भर तो है। ये पुराने श्लोक में भूगोल की एक बात समझाई गई है कि सूर्य दिशा के अधीन होकर नहीं उगता, वो जिधर ही उदित होता है वही पूर्व दिशा हो जाती है। उसी तरह उत्तम कोट का सरकारी आदमी कार्य के अधीन दौरा थोड़ी करता है, वो जिधर निकल जाता है बस उसका दौरा शुरू हो गया। प्रत्येक महापुरुष के इर्द गिर्द बालक बालकों का मेला लगा हुआ है। पुरुष जब महापुरुष बन जाता है तो अपनी इज्जत अपने बालक बालकों को सौंप देता है, बालक बालक उस इज्जत को खींचना शुरू कर देते हैं। जब वह जी वोट की भीख मांग रहे हैं तो मना कौन कर सकता है? भाई हमें कौन वोट का अचार डालना, ले जाए। ये इक्के वाले सनीचर से कहता है। शिवपालगंज में सभी जानते थे कि गांव सभा का और उसके प्रधान का अमीर होना एक ही बात है, यानी गांव का जो सभापति है और उसका जो प्रधान है दोनों अमीर होंगे। परिणाम क्या हुआ? प्रधान का पद बड़ा ही लाभदायक और गुणकारी होता था। और ये जो छंगामल कॉलेज है यहाँ प्राय किसी स्थानीय जननायक की प्रेरणा से शिक्षा प्रचार के लिए और वास्तव में उसके लिए विधानसभा या लोकसभा के चुनाव की जमीन तैयार करने के उद्देश्य से खोले जाते थे, और उनका मुख्य कार्य कुछ मास्टरों और सरकारी अनुदानों का शोषण करना था। वास्तव में सच्चे हिंदुस्तानी की यही परिभाषा है कि इंसान जो कहीं भी पान खाने के इंतजाम कर ले और कहीं भी पेशाब करने की जगह ढूंढ ले। इस बार उस नौजवान ने देश के औसत नौजवानों की तरह जो प्रेम अपने साथ पढ़ने वाली लड़कियों से और ब्याह अपने बाप के द्वारा दहेज की सीढ़ी से उतार कर लाई लड़की से करता है। मैं कुछ नहीं जानता, पिताजी जैसा हुक्म दे। सोते को जगाया जा सकता है पर कोई झूठ मूठ सोने का बहाना करके पड़ा हो तो आप कैसे जगा सकते हैं? बैद जी गयादीन से कहते हैं। हमारे यहाँ हमारे न्यायशास्त्र की किताबों में लिखा है कि जहाँ जहाँ धुआं उठा है वहाँ वहाँ आग भी होती है। वहीं ये भी बढ़ा देना चाहिए कि जहाँ बस का अड्डा होता वहीं गंदगी भी होती है। देखो लंगड़, तुम्हारे कायदा कानून जानने से कुछ नहीं होता। जानने की बात सिर्फ एक है, तुम जनता हो और जनता आसानी से नहीं जीतती। ये कहना रंगनाथ का। सच्चाई किस चिड़िया का नाम है? किस घोंसले में रहती है? कौन से जंगल में पाई जाती है?
रूपन बाबू ठहाका मारकर हंसे। दादा, ये शिवपालगंज है, यहाँ ये बताना मुश्किल है कि क्या सच है क्या झूठ है, ये रूपन रंगनाथ से कहते हैं। सच्चाई किस चिड़िया का नाम है, किस घोंसले में रहती है, कौन से जंगल में पाई जाती है? रूपन बाबू ठहाका मार कर हंसे और दादा सिपालगंज, ये बताना मुश्किल है कि क्या सच है क्या झूठ है। रूपन मुंह लटका कर बैठे हुए थे, गुनगुनाए, मुझे तो लगता है दादा सारे मुल्क में ये सिपालगंज ही फैला हुआ है। इस तरीके से मैंने अपनी तरीके से पूरी कोशिश की है कि एक-एक चीज़ों को जितना हम समराइज़ कर पाएँ, उन सारे की कॉन्सेप्ट को आपको करा सकें। अब राग दरबारी उपन्यास आपके हाथ में है और अब आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती जाएगी। आप पूरे वाचन को सुनेंगे और अगर आपको सच में बहुत अच्छा लगा, तो आज पहले दिन ना सही लेकिन आप अंत में करने ये एक तरीके से कमेंट ज़रूर करेंगे कि मैम बहुत अलग तरीके से आपने सच में कराया है। मुझे बहुत संतुष्टि होगा क्योंकि आगे और भी सारे उपन्यास आपको इसी आधार पे मिलने वाले हैं। और आपका एक बस कमेंट जो है वो सारी चीज़ों को ये पीछे की जितनी चीज़ें हैं उनको एक किनारे कर देता है और मेरी खुशी का आलम ये होता है कि मैं और कुछ अच्छा कर पाऊँ। बस आपका एक कमेंट। क्योंकि आज भी मैं दिव्या उपन्यास मैला आंचल महाभोज के जो लोगों के उसके पॉइंट ऑफ व्यू को देखती हूँ, लोगों ने जो कमेंट किए, जो प्रतिक्रिया व्यक्त की, आज वो मुझे इस तरीके से पढ़ाने के लिए, जद्दोजहद करने के लिए एक तरीके से खुशी भी देता है कि मुझे पढ़ाना तो ऐसे ही पढ़ाना है। सिर्फ़ आधे घंटे में किसी को समराइज़ नहीं करना, छल नहीं करना है किसी के साथ। कितनी बड़ी बातें हैं इन उपन्यासों में, क्यों आप लोग इसको दरकिनार करोगे, क्यों छोड़ दोगे आप लोग? ये समझो। और कोई भी अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है, तो मैसेज वो कर सकता है 87 65 0 85 310। अब आप लोगों को कहेंगे हम बहुत महानुभाव हैं, हम पेड क्लास नहीं चलाते हैं, तो हम ये साफ-साफ बता दें, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं मतलब ऐसे तो डेली आपको क्लासेस मिलेंगी, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, पर पर्सनल आप 4000 10,000 करके कहीं पे गाइड करते हैं बहुत मिनिमम कॉस्ट में, अगर आप हमसे प्रॉपर यूजीसी नेट के रास्ते को देखना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं, अगर जिनकी इच्छा हो, तो बहुत क्योंकि काफ़ी लोग मेरा सर्च करते हैं, पाते नहीं हैं। तो ये 87 65 0 85 310 हम नंबर दे रहे हैं, इस पे आप सिर्फ़ मैसेज कर सकते हैं। क्लासेस रात को 10 बजे चल रहा है, अगर आपकी सुविधा हो तो आप जुड़ सकते हैं क्योंकि बाय द वे और मेरे पास और भी समय रहता नहीं है। बाकी आप आराम से यूट्यूब पे हम इतना करा दे रहे हैं कि आप यहाँ से भी पूरी तरीके से कर सकते हैं। ये तो हम उन विद्यार्थियों के लिए कह रहे हैं जो सच में चाहते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी जिनको चाहिए क्लासेस वगैरह गाइडेंस और उन्हें मुझे पढ़ने पे या चीज़ों पे समझ में आता है, उनके पास समय अभाव है, जॉब में है, तो वो बिल्कुल उनका स्वागत है। कुछ स्टूडेंट बहुत ही गंभीर विद्यार्थी ही मुझसे जुड़े हैं, क्योंकि मेरी वाचन शैली और मेरे पढ़ाने का तरीका भिन्न होगा लोगों से। मैं आधा घंटे में इसको समराइज़ करके आपके साथ छल नहीं कर सकती। तो चाहे मेरे 10 ही विद्यार्थी मुझे फ़ॉलो करें, बट मुझे पता है वो उन विद्यार्थियों में से होंगे जो बहुत गंभीरता से अध्ययन, चिंतन, मनन और दूरदर्शिता के साथ अपने आप को एक बहुत ऊँचे पद पर देखना चाहते हों। तो आज के लिए हम इस उपन्यास को यहीं पे सामान्य परिचय को समराइज़ कर रहे हैं और आप जो सेकंड वाला है उसको ज़रूर देख के आइएगा। सेकंड वाला वाचन शैली 2.5 घंटे का है पर 2 की स्पीड पे आप सुन डालिएगा और जो भी लाइव क्लास स्टूडेंट करना चाहें, वो 6 बजे वाली क्लास को इवनिंग में जो यूट्यूब पे रहेगा उस पे जुड़ जाएँगे, 2-3 घंटे आराम से खा पी के बैठिएगा। आपको ऐसी यात्रा राग दरबारी का कराएँगे ना कि उसका चिट्ठा-पत्ता खोल के रख देंगे। आपकी दिलचस्पी उपन्यास में पूरी तरह जग जाएगी, ठीक है? फिर आप एक बोझ की तरह एनटीए के एग्ज़ाम में उपन्यास के क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं जाएँगे, बल्कि आपको रूपन है, ये छंगामल इंटर कॉलेज है, मोतीराम है, खन्ना है, रूपन है, सब आपको नज़र में आएँगे। सब किरदार आपके आजू-बाजू में हैं, रटना नहीं है किसी को। आप आजू-बाजू सारे किरदार आपके घूम रहे हैं। बहुत ही दिलचस्पी से हम लोग यात्रा को तय करेंगे। तो आज के लिए यहीं पे हम विराम लेते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का कि जो बहुत श्रोतागण हमको सुन रहे हैं धैर्य के साथ। 2-2 ढाई-ढाई घंटे का लेक्चर होता है और अगर जो भी धैर्य से सुन रहा है तो मैं नतमस्तक हूँ उन श्रोतागणों के लिए क्योंकि सुनना बहुत बड़ी बात होती है। हम तो वाचन कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं क्योंकि हम इस चीज़ को जीते हैं, इसलिए हम जी-जी के इस चीज़ को पढ़ा रहे हैं। तो हम 2 ढाई घंटे नहीं देख रहे हैं। बट आप श्रोतागण अगर धैर्य से ढाई घंटे समय दे रहे हो, तो निस्संदेह हम कहते हैं कि आपका उज्ज्वल बहुत ही भविष्य जो है बहुत ही उज्ज्वल होने वाला है। क्योंकि आपकी कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है? तो आज के लिए धन्यवाद। शीघ्र ही मिलते हैं शाम को जो है 6 बजे वाली क्लास में और वाचन शैली में जो भी चीज़ें उनको सुनते रहिए, जल्दी उपन्यास खत्म हो जाएगा। ठीक है?